विभाजन अंग्रेजों की वजह से नहीं हुआ है। नाइनटीन 45 में जब कैबिनेट मिशन आया तो उन्होंने प्रपोज किया कि जो है इंडिया जो है वो एक ही रहेगा। तो ये बात जो है नेहरू जी को पसंद नहीं आई, जिन्ना को भी पसंद नहीं आई। और फिर ये हुआ कि सुबह गांधी ने बोल दिया था कि जो है कि विभाजन से अच्छा है कि हम जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दें। हिस्ट्री की बुक्स में जो लिखा है उसको गलत तरीके से समझ भी लिया है। क्यों हम लोग गलत या डेविएटेड हिस्ट्री ही पढ़ते रहे? अगर वो गांधी होते ना होते, नेहरू होते ना होते, इंडिया को आज़ाद होना ही था, जो कि बाकी कंट्रीज भी आज़ाद हो गए, केन्या तक का आज़ाद हो गया। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये बहुत डोमिनेंट रिलीजन है, बहुत डोमिनेंट, बहुत वोकल, एक्सट्रीमली वोलेंट। तो ये लोग जहाँ पे भी गए, इन्होंने वो सिविलाइजेशन को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त मतलब वो जीरो हो गई हो। हम आज भी जो है कहीं ना कहीं उनसे वशीभूत हैं, अंग्रेजों से भी हैं, मुगलों से भी हैं। एक मेजर जो है हमारा चंक जो है, कम से कम इस समय 40% हिंदू अभी भी जो है वो मुगलों को देखते हैं कि वो रोल मॉडल हैं हमारे। दोस्तों, जीटी लॉ पॉडकास्ट के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सब लोग का स्वागत है। मैं आपका होस्ट अनुराग वाजपेयी, मेरे साथ में हमारे गेस्ट हैं अमित अग्रवाल जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसे किसी ने खूब कहा है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, मतलब सत्य एक है लेकिन अलग अलग लोगों के कहने से उसकी जो परिभाषा है वो चेंज आती है। हिस्ट्री भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है। हम सब लोगों ने देखा है हिस्ट्री के बहुत सारे रूप अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के द्वारा बताए गए हैं। आज का सब्जेक्ट इसी सब चीज़ों को कवर करता है। तो पहले तो हमारे जो गेस्ट हैं, पहले उनके साथ में एक इंट्रोडक्शन करते हैं। सर का जो इंट्रोडक्शन है वो भी एक अलग तरीके की मतलब रूपरेखा को तय करता है, बिकॉज एक टेक्निकली एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक अलग तरीके की एक कुशल लिखने की जो क्षमता है उसको डेवलप करना एक आसान काम नहीं है। सर, मैं चाहता हूं कि आप पहले अपने बारे में बताएं थोड़ा सा, कैसे इंजीनियरिंग करने के साथ साथ और फिर लेखन के क्षेत्र में कैसे आप आगे आए, प्लीज। मैं आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तब एक इलेक्टिव सब्जेक्ट था हिस्ट्री। अच्छा जी। तब वहाँ से जो है हिस्ट्री मैंने पढ़ा तब उस समय तब मुझे लगा कि हिस्ट्री कितनी गलत लिखी गई है। मतलब उसमें जो अगर बेसिक हम अपना जो इंजीनियरिंग लॉजिक लगाते हैं उसमें, तो उसको अगर मैं जब पढ़ता था तो वो पढ़ते ही लग जाता था कि ये जो है कुछ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है इसमें। कुछ 1+1 2 नहीं हो रहा है इसमें। किसी भी सब्जेक्ट में मैथ्स जो है वो बेसिक चीज है, इवन हिस्ट्री में भी वैसे ही है। हम हिस्ट्री को मैथमेटिक्स से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये क्यों हुआ। क्यों का जो आंसर है वो मैथ्स में ही छुपा हुआ है वो। तो अभी हम जैसे बात करेंगे तो हम बताएंगे कि ये जो क्यों हुआ है बहुत सारे, तो वो उसका हम मैथ्स से या इंजीनियरिंग से कैसे हम उसका आंसर कर सकते हैं उसका। तो उस समय जो रोमिला थापड़ थी उस समय, आज से 30 साल पहले भी, और अभी भी वैसे ही वो उतनी ही टॉक्सिक है जैसे पहले थी। कोई उसमें कमी नहीं आई है इतना बदलाव होने के बाद भी। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि और भी टॉक्सिक हो गई है, क्योंकि उनको अभी प्रूव करना है कि जो समय बदल गया है, लोगों के पर्सपेक्टिव बदल गए हैं, तब भी जो है वो रेलेवेंट है। तो उसके लिए वो और ज्यादा जो है वो टॉक्सिसिटी का स्क्वायर हो चुकी है वो इनफैक्ट वो। तो वो जब आते थे तो उनके हिसाब से इंडियन हिस्ट्री जो है या इंडिया की एग्जिस्टेंस ही जो है वो 1192 से शुरू हुई, जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया तराइन के सेकेंड वॉर में, सेकेंड बैटल में। उसके बाद से ही जब उनकी दिल्ली सुल्तान सल्तनत जब बनी वो, उसके बाद से ही हमारे इंडिया में विकास शुरू हुआ, कल्चर शुरू हुआ, सिविलाइजेशन शुरू हुई। पहले कुछ नहीं था, पहले तो सब ऐसे ही रहते थे। उसके बाद जो है फिर मुगल आए, तो मुगल आने से अचानक वो गोल्डन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो गया। और उन्होंने अच्छे अच्छे महल बनवाए, उन्होंने जो है हमें बिरयानी खिलाना सिखाया उन्होंने। हमारे यहाँ गार्डन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, या तो डेजर्ट थे या जंगल थे।
दोनों ही चीज़ें सिविलाइजेशन को जो है उससे बड़ी दूर हैं। तो उन्होंने बताया कि कैसे जो है घर के आगे आपको या महल के आगे बाग बनाए जाते हैं, जैसे 4 बाग हैं। अब हुमायूं टूम में चले जाएं या फिर ताजमहल में चले जाएं, तो हर जगह वो 4 बाग का कॉन्सेप्ट है उनका, मुगल आर्किटेक्चर का एक मुगल। हाँ, तो वो 4 बाग का कॉन्सेप्ट उनकी किताबों से आया है। वो वहाँ पे डेजर्ट था, वहाँ पे जहाँ से ये धर्म शुरू हुआ, वहाँ पे पेड़ पौधों का कोई नाम नहीं था, तो आपने एक स्क्वायर उसमें जो है कुछ पेड़ लगा दिए तो वो एक 4 बाग बन गया, और उसको 4 बाग में डिवाइड कर दिया आपने, तो वो 4 बाग बन गया। मतलब 4 गार्डन चारों तरफ जो है 4 दिशाओं में, तो वो है। तो उससे पहले हमारे कोई गार्डन वार्डन होता नहीं था। तो इस तरीके से वो सिविलाइजेशन की नींव मुगलों ने रखी। और फिर जब अंग्रेज आए तो और भी हुआ, वो रेलवेज, टेलीग्राम और जो है वो रोड्स उन्होंने जो बनाई, तब जो है इंडिया जो है वो मॉडर्नाइज हुआ। उन्होंने इंडिया की फाउंडेशन रखी उन्होंने, तो उन्होंने वो लिखा। सर बिल्कुल बात सही है। आई थिंक हम सब लोगों ने अपने स्कूल टाइम में भी शायद जो हिस्ट्री की बुक्स में जो लिखा है उसको गलत तरीके से समझ भी लिया है। बट इस तरह के डेविएशन का बेसिक रीजन क्या होता है? मतलब आप फैक्ट्स हैं, सर्टेनली कोई फैक्ट्स को लिखने का अपना अपना तरीका है, किसी ने किसी तरीके से लिख दिया, जैसे हमने रोमिला जी का नाम लिया है। बहुत सारे लोग वैसे भी हैं जो उन्होंने सही भी लिखा है, बट जनरली क्या एजुकेशन सिस्टम में इन सब चीज़ों को एक सिस्टमिक अप्रोच दी जा सकती है हमेशा, लेकिन किसी ने ना लिखा उसमें इंडिविजुअल्स की राइटिंग स्टाइल और स्किल अलग तरीके से हो सकती है। फैक्ट को किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके लिखना है ताकि लोग उसकी बुक की तरफ या उसके जो लिखा है उनकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए, तो अपने आप ही उसकी सेलिब्रिटी बढ़ जाती है। बट जो एजुकेशन मॉडल है उसको तो फैक्ट्स लाने ही चाहिए थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैकाले ने एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया, फिर नेहरूवियन वो कल्चर आया, तो मतलब देखा जाए तो उसके बाद तो मौका था ही आपके इंडिपेंडेंस के बाद में, तो आपको सही तरीके से पूरा सिस्टम ही रखना ही था। बट वो क्यों नहीं किया गया? क्यों हम लोग गलत या डेविएटेड हिस्ट्री ही पढ़ते रहे? मतलब क्या स्पेसिफिक रीजंस क्या हो सकते हैं इस सब चीजों के? अब जब तक हम लोग गुलाम थे, पहले मुगलों के और फिर अंग्रेजों के, तो वो लोग जो करते थे वही करते रहे, वो हम प्रोटेस्ट करने की स्थिति में थे नहीं। जो लिख रहे हैं वो वही सही होगा। लेकिन अंग्रेजों का थोड़ा सा वो था कि वो उन्होंने इंडिया जब वो आए तो ऐसा नहीं कि वो सोल्जर्स सिर्फ अपने साथ लेके आए, वो अपने साथ जो है हिस्टोरियंस लेके आए, आर्कियोलॉजिस्ट लेके आए, और अपने साथ जो है जूलॉजिस्ट लेके आए, बॉटनिस्ट लेके आए। वो ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडिया में लेके आए, जहां जहां पे उन्होंने राज किया ये सब साइंटिस्ट जो है डिफरेंट फील्ड्स के, वो लोग साथ में लेके आए। तो जब उन्होंने ही बहुत सारी चीजों की खोज की जिनका हमें ही नहीं पता था। नंबर 1 जैसे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की जो सिविलाइजेशन थी, उन्होंने एक्सकेवेट किया। अब वो बाई चांस एक्सकेवेट हो गया कि वहां पर रेलवे लाइन बिछ रही थी उस समय। जब रेलवे लाइन बिछनी शुरू हुई, तो जब उन्होंने जब फाउंडेशन उसके लिए रेलवे लाइंस की, जब उन्होंने खुदाई शुरू करी तो बहुत सारी ईंटें मिली, बहुत सारी मूर्तियां मिली। तब लगा कि यार ये क्या है, तो और एक्सटेंसिव खुदाई हुई। तब पता लगा कि एक सिविलाइजेशन जो है 6-7 हजार साल पुरानी यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। फिर अजंता एलोरा नहीं, अजंता जो है, अजंता के भी बिल्कुल छुपा हुआ था, तो अजंता का भी उन्होंने खोज किया। तो इन 2 चीजों से क्या हुआ कि हमारे मन में एक हुआ कि अरे हम तो बहुत एंशियंट सिविलाइजेशन है, और मतलब वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट, कि इजिप्शियन या मेसोपोटामियन का हमारी जो है वो हिस्टोरिसिटी है हमारी। वो लोग भी 5-6 हजार 7 हजार साल पुराने हैं, हमारे भी उतने ही हैं या उससे भी ज्यादा पुराने हैं। तो उससे एक नया एंथू आया हम लोगों के अंदर, एक नया मोटिवेशन आया कि भाई हम इतने गिरे गुजरे नहीं है जितना कि हम लोगों को पोर्ट्रे किया जा रहा है। सही बात। तो इसका इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में बहुत बड़ा योगदान था इन 2 चीजों का, और ये तो 2 चीजें मेन थी, अजंता और हड़प्पा। बाकी भी बहुत सारे जो है एक्सकेवेशन हुए, तो उसमें भी बहुत सारी जो है वो खुदाई हुई। जैसे अमरावती है आंध्र प्रदेश में, तो वहां पे बुद्धिस्ट का पूरा स्तूप मिल गया हमें, हजारों लाखों मूर्तियां मिली। जब उनकी जो है जब डेटिंग की गई उनकी, उस समय तो कार्बन डेटिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी जब जो जितनी हिस्ट्री पता थी तब ये हुआ कि ये 2200-2300 साल पुराना है।
बिहार में बहुत एक्सकेवेशन हुआ। बिहार में इनफैक्ट एक जो है, अभी मैं उनका नाम भूल गया, अपने रुड़की के ही है वो, इंजीनियर थे, वो अंग्रेज थे वो, तो उन्होंने बिहार में वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, सिविल इंजीनियर थे उस समय, तो सिविल इंजीनियरिंग होती थी आज से 150 साल पहले। तो उन्होंने जो है वो उसकी खोज करी है बिहार में, जो सुल्तानगंज का एक जगह है, तो सुल्तानगंज में बहुत बड़ी एक बुद्धा की मूर्ति मिली है, तो वो उन्होंने ही खोज करी है, प्लस सारनाथ की खोज भी उन्होंने ही करी है। अच्छा। हाँ, तो वो नाम मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो वो जो है वो हमारे रुड़की के ही थे। तो इस तरीके से बहुत सारी खोज हुई है। तो एक एंथू मिला, तो उससे जो है हमें इंडिपेंडेंस में बहुत जो है जो स्ट्रगल थी हमारी, उसमें बहुत ज्यादा हमें उसमें मोटिवेशन मिला। बट उस समय क्या हुआ, 1930s के बाद से जो 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 पावर थी, इंडियन पावर थी, स्पेशली गांधी और नेहरू, वो हद दर्जे के सेकुलर थे वो। तो वो उस प्रश्न से देखते थे कि भाई हिंदू मुस्लिम जो है वो भाई भाई हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि हमारी कितनी जो है पुरानी सभ्यता है और उनकी कितनी पुरानी है, या वो कितने क्रूर थे, या उन्होंने क्या किया, उन्होंने हार्म किया या हमें प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट किया हमारी सिविलाइजेशन में, उसको सब हटा के प्लस उनका मतलब वो नजरिए भी, आप अगर मैं उनको डिफेंड करूं तो वो इस तरीके से बोला जा सकता है कि भाई सब लोग भाई भाई हैं, तो ठीक है, एक लड़ाका है और एक शांत है, तो भाई दोनों को लेके साथ में चलना है तभी कंट्री चलेगा। ये उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये उनका एक विचार रहा होगा ये। हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे हिंदू सभ्यता को हमेशा ही एक्सपेंशनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता है। हाँ, कभी भी कहीं जाकर के इन्वेड करने की जो प्रवृत्ति है वो जनरली नहीं रही है। हाँ, अब अपने यहाँ पे जैसे हमारा कंट्री का भी, जैसे हम बिफोर दिस पॉडकास्ट आल्सो व्हेन यू वर मेंशनिंग कि हम लोग ऑलमोस्ट अफगानिस्तान से लेकर के कन्याकुमारी तक जाने जाते थे। आज के टाइम में हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक आ गए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हम लोग श्रिंक हुए हैं इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी रेदर देन मतलब एक्सपेंशन। तो हमें ऐसे बचा के रखना है कहीं ऐसा ना हो कुछ दिनों बाद कानपुर से कन्याकुमारी हो जाए। है ना? तो इसमें क्या है कि आपने जो बोला ना कि हमने कभी इन्वेड नहीं किया, तो ये सही है, लेकिन हम 2-2.5 हजार साल पहले जितना हमारा साम्राज्य था, जो जिसको अंग्रेज जो है ग्रेटर इंडिया भी बोलते थे, हम सेंट्रल एशिया से लेके, इसमें अजरबैजान से लेके इंडोनेशिया तक हम लोग थे। तो उस समय का अगर वो एरिया देखें तो जो ब्रिटिश अपनी पीक पे थे उससे भी हम बहुत ज्यादा थे। हाँ, वो एरिया तो बहुत ज्यादा था। अब इंडो-गैजेटिक आज भी जो है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जो कैस्पियन सी है उसका नाम ऋषि कश्यप के नाम पे पड़ा है, कश्यप से कैस्पियन हुआ है वो। अच्छा। हाँ, बाकू में जो अजरबैजान में है, वहां आज भी जो है ज्वाला देवी का मंदिर है। बीच में 30-40 साल पहले उन्होंने बंद कर दिया था वो, जो एक्चुअली क्या है कि अंडरग्राउंड जो है वो गैस आ रही है वहां पे, तो वो जो है गैस जो है वो हो गई, वो खत्म हो गई, तो वो ज्वाला बंद हो गई। अच्छा। अभी बाद में जब सुषमा स्वराज जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी 15-20 साल पहले, वो वहां पे गई, तो उन्होंने अभी वो पाइपलाइन से जो है वो गैस आ रही है। अच्छा। तो वहां पे भी संस्कृत के इंस्क्रिप्शंस हैं वहां पे, करीब 1500 1600-1700 साल पहले। इंडोनेशिया में अगर जाएंगे वहां से 3000-4000 किलोमीटर दूर, तो योग्याकर्ता एक जगह है, जकार्ता से 300-400 किलोमीटर ईस्ट में है वो, जावा आइलैंड पे। वहां पे योग्याकर्ता के में ही, उस शहर के अंदर ही, योग्याकर्ता नाम अयोध्या से आया है। अच्छा। हाँ, वहां पे सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है विश्व का, जिसको प्रबंधन बोलते हैं, और सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल है, बोरोबुदुर उसका नाम है। तो वो जो टेम्पल्स अगर आप देखेंगे तो जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आप उन टेम्पल्स को देख के, उनकी आर्किटेक्चर देख के, जो उनका स्टाइल है मूर्तियां बनाने का, जो उनका जो कॉम्प्लेक्स है, तो वो बीच उसमें वहां पे जो है ज्वालामुखी है 30-40 किलोमीटर दूर वहां से, उन दोनों मंदिरों से। वो बहुत एक्टिव ज्वालामुखी है, आज भी वो उसमें लावा निकलता रहता है। अच्छा। तो हाँ, तो करीब 1200-1300 साल पहले बहुत ज्यादा लावा निकला, तो दोनों मंदिर जो है बहुत वो हो गए, वो रुइंस में तब्दील हो गए वो सब। जो कम से कम जो है 80-90 मीटर ऊंचे मंदिर हैं वो, और कम से कम नहीं तो उसमें अगर मैं काउंट करूं तो कम से कम 500 से 600 मंदिर है वो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर।
तो वो 500-600 मंदिर बिल्कुल खंडर बन गए। उसको अभी जो है उन लोगों ने रिपेयर करना शुरू किया है 50-60 साल 70 साल पहले। अच्छा। जब वो इंडिपेंडेंट हुए, उसके बाद से उन्होंने 6 मंदिर तो उन्होंने जो जितने भी ईंटें मिली उनको जितना समझ में आया तो 6 मंदिर तो उन्होंने पूरे बना दिए। और बाकी जो मंदिर का जो मलबा है, जो रूइंस हैं, जो अभी ईंटें ही हैं, वो ऐसी ढेर पड़ा हुआ है, पिरामिड बना हुआ है उसका। तो वो धीरे धीरे उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको। तो वो इंडोनेशिया वाले वो कर पा रहे हैं, जबकि वो 99% मुस्लिम कंट्री है। बट जो इंडिया में जो हमारे मंदिर हैं उनको रिपेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आज अगर आप सूर्य मंदिर चले जाएं कश्मीर में, अनंतनाग के पास जो है मार्तंड टेम्पल, वो अभी भी रूइंस में है। बहुत सारे टेम्पल्स मैं देखता हूँ कि कहीं पे भी जाएंगे तो सब रूइंस में ही पड़े हुए हैं, उनको रिपेयर करने का कोई वो नहीं है। अभी आप यहाँ से अगर 15 किलोमीटर दूर चले जाएं, जहाँ हम बैठे हुए हैं, हुमायूं का मकबरा है, वो बिल्कुल आज से 150 साल पहले रूइंस था वो। और उसके बाद जब पार्टीशन में जो लोग भाग के आए रिफ्यूजीज पाकिस्तान से, वो सब वहीं पे ठहराए गए, तो उसकी हालत और भी खराब हो गई 1948-49 में। तो वो भी बिल्कुल खंडहर टाइप का था वो। अगर आप उसकी फोटो देखेंगे, उसको रिस्टोर कर दिया गया, उसको रिस्टोर करके वो जब बना होगा उससे भी ज्यादा अच्छा दिखता है। बिल्कुल ठीक है सर। आपने लगभग आई थिंक 6th बुक यू हैव रिटन। हाँ। तो अभी जैसे आपने मुझे लगता है कि लेटेस्ट बुक आपकी नॉट जस्ट कोहिनूर है, उसके पहले भी आपने लिखी है, जैसे स्विफ्ट हॉर्सेस, शार्प वर्ड्स, सोर्ड्स, टेम्पल ट्रेजर, क्रॉसिंग कॉन्टिनेंट्स एंड अ नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट। ये सारी बुक्स जो आपने लिखी हैं, इसमें एक नई स्टाइल जो हमने देखी है वो है, मतलब अपार्ट फ्रॉम राइटिंग द maybe specific facts and the sources of the historical incidents, you have also maybe I think written with lot of illustrations. आपने images use की हैं, आपने sketches use किए हैं, so this is something which is very interesting also। और हम सब लोग भी इस चीज को लेकर के थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि मतलब I think what is the reason of having such style? थोड़ा सा explanatory है और मुझे लगता है कि समझने के लिए भी अच्छा है। We understand it better and faster कि अच्छा ठीक है, इसको ऐसे लिखा हुआ तो ये कैसे कर सकते हैं। But how did you really learn this and adopted this, you as an historian and author? First of all, thank you। ये जब मैं 20-25 जो भी बुक्स मैं 30 साल पहले बुक्स पढ़ता था, तो मैं देखता था कि जो बुक्स हिस्ट्री की बुक्स लिखी गई हैं उसमें टेक्स्ट ही होता था, 100% टेक्स्ट। एक आध कहीं किसी ने पिक्चर डाल दी, बीच में इमेज डाल दी तो डाल दी, अदरवाइज पूरा जो है एंडलेस रिलेंटलेस टेक्स्ट था जी। तो वो बुक जो है वो बड़ी बोरिंग हो जाती थी वो। जैसे रोमिला थापर की बुक्स हैं, मैं कई बार वो उन बुक्स को जो है एज ए स्लीपिंग पिल यूज करता था। मैं नींद नहीं आ रही है, एक पेज पढ़ा और बड़ी फिर चैन की नींद सोया मैं। तो वो जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे दिमाग में एक था कि मुझे उन जैसी बुक्स नहीं लिखनी है। अच्छा, हाँ, ये भी अच्छा है, मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट है। हाँ। बहुत लोग जब मैं कभी डिस्कस करता था बीच में तो वो लिखते थे हिस्ट्री बड़ी बोरिंग है। अभी भी मैं जब यहाँ दिल्ली बुक फेयर में गया था तो जब जहाँ पे मेरी बुक्स का स्टॉल था तो वहां पे भी लोग बोलते थे यार हिस्ट्री बड़ी बोरिंग है। तब मैं उनको बोलता था कि नहीं, जो मैंने लिखी है वो बोरिंग नहीं है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप मेरी किताब को रख नहीं सकते हैं। तो लोगों ने बोला है कि मेरी किताब जो स्पेशली स्विफ्ट हॉर्सेस है वो 3-4 दिन में उन्होंने खत्म कर दी, जबकि बाकी हिस्ट्री बुक लोग 10 पन्ने पढ़े। हाँ, वो टाइम लगता है उसमें। तो मेरा हमेशा यही गोल रहा है और ये शायद इंजीनियरिंग बुक से आया है। तो इंजीनियरिंग बुक्स में बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, बहुत सारी टेबल्स होती हैं उसमें, है ना, तो वहां पे ब्रेक लगता है टेक्स्ट से। तो मैंने ट्राई किया है कि वही कॉन्सेप्ट मैं हिस्ट्री में भी डालूं कि हर पेज पे या हर सेकंड थर्ड पेज पे कोई ना कोई टेक्स्ट से ब्रेक होना चाहिए, ताकि रीडर को रिलीफ मिले, वो समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ मैं। तो मतलब अच्छा हुआ कि इंजीनियरिंग का इस तरह से फायदा तो है आपको। बिल्कुल अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग एज एन इंजीनियर। हाँ, तो इसीलिए जो स्पेशली मैंने पहली बुक में बहुत सारे ग्राफ्स डाले हैं, बार चार्ट है इसमें दिखाने के लिए कि हमारी इकोनॉमी जो है स्पेशली वो कैसे एंशिएंट इंडिया से शुरू हुई और उसका क्या ग्राफ था उसका, बीच में कम हुई है। हाँ, और गेम थ्योरी मैंने इसमें यूज करी है। इसमें रैंडम जो है वो जो
रैंडम सिस्टम्स होते हैं और जो सेंट्रलाइज सिस्टम्स होते हैं वो क्यों जो है वो उनका जो है क्या हिस्ट्री में यूज है। तो अभी जब मैंने अभी रैंडम है तो मैं बताता हूँ आपको। तो जो मेन क्वेश्चन रहता है कि इतने सारे इन्वेजन्स हुए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही इन्वेजन हुए। तो ये जो दो सिविलाइजेशन हैं, ये दो धर्म हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये बहुत डोमिनेंट रिलीजन है, बहुत डोमिनेंट, बहुत वोकल, एक्सट्रीमली वायलेंट। तो ये लोग जहां पे भी गए, इन्होंने वो सिविलाइजेशन को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त मतलब वो जीरो हो गई वो। अभी आप इजिप्शियन देख लीजिए, जो नॉर्मल जो इजिप्शियन होंगे आज से 1000-2000 साल पहले, आपको एक भी नहीं दिखेंगे कि जो फैरो के डिसेंडेंट बोल रहे हैं अपने आप को। मैं उनकी लाइनेज जो है वो फैरो पे जा रही हो, रामासेस 2 पे जा रही हो, रामासेस 3 पे जा रही हो, या तूतनखामुन पे जा रही हो, तो कोई नहीं बोलेगा आपको। कोई आपको आपने सुना है क्या मतलब इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हैं? हाँ, मुस्लिम हो गए। वो इजिप्शियन तो हम इजिप्शियंस 90% मुस्लिम्स हैं। इजिप्शियन की जो पॉपुलेशन है 10% क्रिश्चियन है। तो जो 2000 साल पहले वो लोग पहले क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, और उसके फिर 1200 मतलब उसके 700 साल बाद, मतलब आज से 1300 साल पहले वो सब इस्लाम में कन्वर्ट हुए। तो 10% जो है वो जो मेडिटेरियन सी की जो उनकी वो है, तो वहां पे वो कुछ बचे हुए हैं, वहीं पे कंसंट्रेटेड है, बाकी वो 90% इस्लामिक कंट्री है। तो आपने सुना नहीं होगा कि कोई क्लेम कर रहा है कि मैं रामसेस 2 का जो है वंशज हूँ। नहीं सुना होगा आपने। आप अगर ग्रीस में जाएं, आपने कभी सुना है किसी को बोलते हुए कि नहीं मैं तो अरिस्टोटल का जो है मैं वंशज हूँ, मैं मेरे जो है ग्रेट 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 ग्रैंडफादर अरिस्टोटल थे, या सोक्रेटिस थे, या प्लेटो थे? सुना आपने? नहीं सुना। उससे 500-600 किलोमीटर दूर आप रोम पहुंच जाइए, आपने कभी सुना कि वो मैं जूलियस सीजर का जो है वो बेटा हूं, मैं पोता का पोता डिसेंडेंट है, या ब्रूटस का हूं मैं, है ना? नहीं सुना आपने। तो लोग जो है मोहम्मद की जो है वो जो प्रॉफिट थे, उनकी डिसेंडेंसी जो है वो करते हैं कि मैं जो है वो मैं ग्रेट 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 उनका ग्रैंडसन हूं मैं, है ना? जो जॉर्डन के राजा है वो बोलते हैं कि मैं उनकी नानी के साइड से जो है वो हूं मैं। तो वहां से होता है, बट लेकिन एंशिएंट सिविलाइजेशन में का कोई भी उनका नहीं है, तो वो सब जीरो हो गई है। हम क्यों बचे रह गए? हम इन्वेजन हर जगह हुए, हमारे यहाँ भी हुए, हमारे यहाँ थोड़े ज्यादा ब्रूटल हुए, बट वहां पे भी हुए, बट वो खत्म हो गए, हम बचे रह गए। तो हम क्यों बचे रह गए? तो उसका आंसर है कि हमारा जो सिस्टम था वो रैंडम सिस्टम था, उनका जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम था। तो हमारा रैंडम कैसे था? डाइवर्सिटी एग्जैक्टली। तो डिफरेंट रीजन्स थे, ठीक है? जो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि जो है हमारे राजा आपस में लड़ते रहते थे। ये आपने बड़ा सुना होगा ये। कोई यूनिटी नहीं थी, हमारे राजा तो जो है वो लड़ते रहते थे। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जहां पे लोग आपस में ना लड़ते हों। यूरोप में क्या आज नहीं लड़ रहे हैं आपस में? यूक्रेन रशिया 4 साल से लड़ रहे हैं। पावर डायनामिक्स है ना। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में एक दूसरे को दोनों ने खत्म कर दिया था। क्रिश्चियन थे दोनों के दोनों, हार्डकोर क्रिश्चियन थे। जर्मनी और जो ब्रिटेन है या फ्रांस है, और बट एक दूसरे को जो है खत्म करने पर लगे हुए थे। तो वो ये अभी भी हो रहा था और पहले भी हो रहा था। यूरोप में हमेशा लड़ाइयां होती रहती थी। सेंट्रल एशिया में चले जाइए, सब एक दूसरे को जो है वो मारने को उतारू थे। मंगोल जो है टर्क्स को मारते रहते थे, टर्क्स जो है पर्शियंस को मारते रहते थे, जबकि सबके सब इस्लामिक थे। चंगेज खान के बाद मंगोलिया भी, जो मंगोल थे बहुत सारे कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। बाकी जो बचे रहे, जो उनका अपना जो रिलीजन था टेंगरिज्म, जो बुद्धिज्म का एक वेरिएंट है वो, बट बाकी सब जो है पूरा सेंट्रल एशिया, पर्शिया और जो वेस्ट एशिया था वो सब इस्लामिक था, लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। आज भी आपस में लड़ रहे हैं ना आज भी। आज के तो हमारे राजा भी लड़ रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि नहीं लड़ते थे। तो हमारे राजा भी लड़ रहे थे, लेकिन क्या था कि उनमें एक वो था, ब्रूटैलिटी नहीं थी नंबर 1। अगर दो मैं और आप लड़ रहे हैं, मैं जीत गया, तो मैं क्या करता था कि आपको बोलूंगा कि भैया तुम जो है जंगल में जाके तपस्या करो, और आपके बेटे को मैं जो है राजा बना दूंगा। रूल्स थे, थोड़े बहुत रूल्स थे, ब्रूटैलिटी नहीं थी। हाँ, जो ब्रूटैलिटी बाद में आ गई। बिल्कुल, जैसे है ना, गजनबी लोग आए, इनका पर्पस ही लूट और इस तरह का ही था कि मारना ही था। लेकिन सब जो है आपस में एक वो था कि भाई हम भारतवासी हैं। एक जो सर्टेन अंडरकरंट जो होती है
कि हम हिंदू हैं, हम इंडियंस हैं, भारतवासी हैं। तो लेकिन इस क्या था कि किसी ने इन्वेड किया तो दूसरे की हेल्प कम मिली हमें, दूसरे राजा ने कम हेल्प करी। एग्जांपल्स बहुत सारे हैं जहाँ पे हेल्प मिली, बट जो सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट क्या था कि उड़ीसा के राजा अलग हैं, उनका अपना अलग कल्चर है, वो अलग भगवान की अलग रूप में प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे कृष्ण की कर रहे हैं, लेकिन वो जगन्नाथ के रूप में है। आसाम में चले जाएंगे तो वहां पे कामाख्या की पूजा हो रही है, काली माता। हाँ। तो इस तरीके से सबका हर रीजन का अलग अलग जो है अलग कल्चर है, अलग रिलीजन हिंदू के अंदर ही थे, बट डिफरेंट डिफरेंट उनके भगवान थे उनके। और उनका मतलब और कि अगर एक पे इफेक्ट हो रहा है, एक अगर हार रहा है तो दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो जब वो जो एक इन्वेड कर रहा है तो उसने एक को हराया तो बस वहीं का जो है वो राज हरा सकता था, दूसरा वाला सेफ था। तो अपनी जो डाइवर्सिटी थी वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह। हाँ। और हमारा कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था कि एक पोप है, एक खलीफा है, कि अगर हमने इसको कुछ कर दिया तो पूरा सिस्टम जो है वो उसके रह गया, वो माना जाएगा। हाँ। जैसे कंप्यूटर सिस्टम होता है, एक सर्वर है, आप सर्वर के अंदर आप जो है वायरस डाल दो तो सब बैठ जाएगा। तो वैसे ही वहां का भी था। पर्शिया था, उनका एक ही वो था, मोनोथिस्टिक रिलीजन था। जो पारसी जो हैं, जो टाटा वगैरह जो हैं पारसी, हाँ, वो वहां से भाग के आए, तो उनका एक ही जो है वो आराध्य देव थे उनके। तो वो खत्म हो गए तो बस सब खत्म हो गया, भगा दिया, मारे गए या भगा दिया या कन्वर्ट हो गए। बट हमारे यहाँ जो था वो रैंडम सिस्टम था, कितनों को मारोगे, किस को मारोगे। हाँ, तो ये जो है इस चीज ने रैंडमाइजेशन ने हमें बचा लिया हमें, ठीक है। और दूसरा जो हम बचे रहे वो था हमारी पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन जो है, इस वाली किताब में मैंने ग्राफ भी दिया है, हमारा आज से 2000 साल पहले जो पॉपुलेशन थी 1-2 करोड़ थी, और वो पॉपुलेशन इतने सारे इन्वेजन्स के बाद भी 1921 तक हमारी पॉपुलेशन जो है 10 करोड़ रही। हाँ, काफी थी। अब मतलब तो 1947 में जब विभाजन हुआ तब भी आई थिंक लगभग 1 करोड़ लोग तो सिर्फ डिस्प्लेस हुए, 10 मिलियन। हाँ। और 1 लाख के आसपास में या 10 लाख के आसपास में मतलब मुझे लगता है कि वो जो मारे गए या उस तरह से हुआ, तो मतलब आप सोचिए नंबर वाइज कितने ज्यादा थे। हाँ, तो 10 करोड़ हम लोग थे। और करीब तो 2000 साल में हम कम से कम एवरेज निकालेंगे तो 5-6-7 करोड़ लोग हम हमेशा रहे भारतवर्ष के अंदर। इतने लोगों को मारना किसी के लिए भी, जब तक कि एटम बम ना हो आपके पास, इम्पॉसिबल टाइप का है। तो हम जो बचे रहे तो उसका प्राइमरी रीजन ये था कि हमने बच्चे बहुत पैदा किए, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अच्छी थी। हाँ, बहुत अच्छी थी। और उसका वो था कि हमारा जो वेदर है वो इतना अच्छा था, वो जो जितना एक्सट्रीम पे यूरोप में है या बाहर बाकी जगहों पे है उतना एक्सट्रीम वेदर हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो सॉइल है वो उस समय भी हम 2000 साल पहले 3 क्रॉप करते थे हम, जो कि यूरोप में आज भी नहीं हो पाती है। फर्टिलिटी हमारे यहाँ बहुत बेहतर है। हाँ, तो फर्टिलिटी हमारे सॉइल की भी थी और हम लोगों में भी थी, है ना। तो अब वो चीज हम लोग भूल रहे हैं, हम लोग एक बच्चे पैदा कर रहे हैं, है ना। बाकी लोग जो है 5-5, 6-6 अभी भी हैं। उनकी अगर आप पॉपुलेशन ग्रोथ देखोगे जो सेंसस बोलती है, और सेंसस बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड है, तो वो उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, रीबर्थ जो है, जो रेशियो है उनका अभी भी 2.5, 2.6 है। हमारा 1.8, 1.9 है अभी। तो यही जो है वो जो है आगे जाके 40-50 साल में बहुत जो हमारा डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। जो अभी आपके पास में डिविडेंड की तरह है वो शायद कल को नुकसान में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ। बिल्कुल ठीक बात है। एक और चीज मैं बीच में पूछना चाह रहा था कि जनरली जब हम लोग इस तरह के इन्वेजन प्रोसेस को देखते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स जो है वो अपने आप में बहुत सारे समय जितनी कॉलोनीज उन्होंने बनाई, जैसे कुछ कॉलोनीज को तो उन्होंने बिल्कुल तबाह से कर दिया, जैसे इंडिया स्पेसिफिक देख लीजिए कि जब उन्होंने विभाजन को जबरदस्ती में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उनको पता था कि कास्ट सिस्टम जो है वो बढ़ गया है, दैट इज वन रीजन। दे ऑल्सो हैव अंडरस्टूड कि जैसे आपने खिलाफत मूवमेंट का भी नाम लिया है, उनको इस तरीके के मूवमेंट से भी पता चल गया था कि यहाँ पे जो इस तरह की जो कह लीजिए कि डाइवर्सिटी है, दे कैन यूज इट अगेंस्ट द पॉपुलेशन ऑल्सो,
तो दैट इज वन थिंग। बट कुछ एक जगह पे और भी जैसे कॉलोनीज में देखता हूँ, जैसे यूएई देख लीजिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखता हूँ मैं, वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। बट वहाँ पे आज के टाइम में उनके लिए जो रिलेशन है दैट हैज बीन मोर और लेस इट्स लाइक गुडविल। अच्छा, उनको लगता है कि ब्रिटिशर्स ने उनके यहाँ पे आकर के दे हैव ब्रॉट इन लॉट ऑफ सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीजें सब की है, और अभी उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पे नहीं है। इस तरह के जो रीअरेंजमेंट हैं या जो मतलब जो रिलेशनशिप को जो प्रोलॉन्ग करने की जो वो है बेस्ड ऑन व्हाट यू डू, वो वाला जो पार्ट है वो कैसे डेवलप हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि इस तरह की डाइवर्सिटी है, जैसे आपने बताया वो अपने आप में अच्छी थी, बट जस्ट बिकॉज डाइवर्सिटी को किसी ने गलत तरीके से भी यूज कर लिया और उसके कारण से इतने सारे प्रॉब्लम्स हो गई हैं। अभी देखा जाए तो ईस्ट पाकिस्तान को जब बांग्लादेश बना, बांग्लादेश भी हमारे अगेंस्ट हो गया। हमारे पूरी ज्योग्राफी में देखा जाए तो नेपाल से बहुत अच्छी खास रिलेशन नहीं है, बांग्लादेश से खराब रिलेशन है अभी आज के टाइम में, पाकिस्तान से तो वही है। तो इस तरह के हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो इस तरह के चीज़ों को मतलब महसूस कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि शायद जो वो रीजन में ऐसा है, या ब्रिटिशर्स ने एक चीज़ वो शुरू कर दी बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल डेविएशन इन द डेटा। मतलब व्हाट इज द स्पेसिफिक रीजन दैट वी फील, मतलब क्या ये धीरे धीरे करके हमारे उसमें आ गया कि हाँ किसी ने गलत किया है, उसको हिस्ट्री में बुक्स में लिख दिया गया गलत तरीके से, उसको हम पढ़ते पढ़ते नाउ वी हैव दिस थॉट प्रोसेस कि हाँ उसने गलत किया, इसने गलत किया, एंड देन वी फील दैट वी आर सपोज टू नॉट लिविंग इन द पीसफुल लाइफ। आपको लगता है कि ये सब इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टॉर्शन ऑफ द हिस्ट्री बुक्स या हिस्टोरिकल फैक्ट्स को गलत तरीके से लिखने के कारण भी है? दैट इज माई क्वेश्चन। तो मैं शुरू से आपने बोला कि जो विभाजन हुआ है वो अंग्रेजों की वजह से हुआ है। इनफैक्ट जो है वो विभाजन अंग्रेजों की वजह से नहीं हुआ है। 1945 में जब कैबिनेट मिशन आया तो उन्होंने प्रपोज किया कि जो है इंडिया जो है वो एक ही रहेगा, उसको सेल्फ गवर्निंग रीजन्स रहेंगे ऑन द मॉडल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उसमें उन्होंने बोला कि जो सेंट्रलाइज्ड रहेगा वो डिफेंस सिस्टम मतलब हमारी आर्मी एयरफोर्स एक रहेगी, करेंसी एक रहेगी, फ्लैग एक रहेगा, बाकी सब चीजें सेल्फ गवर्निंग रहेंगी। वो उन्होंने कैबिनेट मिशन में 1945 में प्रपोज किया। मतलब अपने अपने जो प्रोविंसेस थे अपना फ्लैग और सब चीजें यूज कर सकते थे। हाँ, बट कंट्री एक रहेगा, कंट्री एक रहेगा। जो स्टेट्स हैं वो अलग अलग वो रहेंगे, जैसे अमेरिका में है हर स्टेट का अपना अलग अलग फ्लैग है। इंडिया में ऐसा नहीं है, तो इंडिया थोड़ा सा ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है। तो ये बात जो है नेहरू जी को पसंद नहीं आई, जिन्ना को भी पसंद नहीं आई कि ये क्या है ये। और फिर ये हुआ कि सुखबुगाहट एक बार गांधी ने बोल दिया था कि जो है कि विभाजन से अच्छा है कि हम जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दें। अच्छा, हाँ, तो नेहरू जी की को समझ में नहीं आया कि उन्होंने पार्लियामेंट में जो इंटरिम गवर्नमेंट उस समय फॉर्म हुई थी 1946 में हुई थी। तो 46 में जब वो हुई तो उन्होंने जो है उल्टा उल्टा भाषण दिया उन्होंने, नेहरू जी ने, कि ये सब नहीं चलेगा ये वो, और जो है वो हमें अलग ही चाहिए। तो वहां से विभाजन हुआ नंबर 1। तो वो जो हम लोग बोलते हैं ना कि जो है वो अंग्रेजों ने कर दिया, ये सत्य से बिल्कुल परे है। उन्होंने हमेशा वो रखा कि इंडिया एक ही रहे। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जो है उन्होंने जो है बाद में जो 1905 में उन्होंने बंगाल में जो किया था, हालांकि सीट वहां से शुरू हुआ, तो उन्होंने ट्राई किया उन्होंने कि पावर उनकी बनी रहे, डिवाइड एंड रूल वाला। लेकिन 45 में जो है वो उनका वो नहीं था, कि उनको तो पता ही था कि अभी हमें जाना है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सब जो है वो जा रहे थे। और 1945 के जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इनफैक्ट जहां 40-50 कंट्री में वो रूल कर रहे थे, सबके सब जो है इंडिपेंडेंट हो गए बिना किसी स्ट्रगल के ही, वो सब जगह छोड़ छाड़ के भाग गए। तो वही इंडिया में भी किया। अगर वो गांधी होते ना होते, नेहरू होते ना होते, इंडिया को आजाद होना ही था, जो कि बाकी कंट्रीज भी आजाद हो गए, केन्या तक आजाद हो गया, ठीक है, तो अल्जीरिया, फ्रांस से आजाद हो गया। कोई मतलब नोटबंदी जो है वहां पे रिबेलियन था नहीं फ्रेंच के खिलाफ। जितने भी यूरोपियन पावर्स थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सब छोड़ के चले गए। कॉन्सेप्ट ही समय टाइम चेंज हो गया। हाँ, स्ट्रेंथ खत्म हो गई। हाँ, उनके पास ना तो वेल्थ थी यूरोपियंस के पास, ना कुछ ना उनके पास आर्मी थी, तो वो खुद ही छोड़ के सब चले गए वो। दूसरा आपने बोला कि कास्ट सिस्टम,
कास्ट सिस्टम भी अंग्रेजों ने जो है पहले मुगलों ने और फिर अंग्रेजों ने उसको जो जो फॉल्ट लाइंस थी हमारे अंदर, सोशल फॉल्ट लाइंस, जो जो उन्होंने उसको जो है एक्सेजरेट किया। जो 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 कास्ट सिस्टम था, जिसको वर्ण व्यवस्था बोलते हैं संस्कृत या हिंदी में, वो बड़ी फ्लूइड सिस्टम था। मतलब ऐसा नहीं था कि वाटर टाइप जो है वो बाउंड्रीज हैं कि एक से जो दूसरी तरफ नहीं जा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसको जो है वो एक एम.एन. श्रीनिवास करके सोशियोलॉजिस्ट हुए थे 1960s में, तो उन्होंने बोला कि उसको टर्म दिया संस्कृताइजेशन। जो लोअर कास्ट हैं वो अपर कास्ट में माइग्रेट करती रहती हैं, उनके तौर तरीके अपना के। डिपेंड करता है कि वो किस स्किल नहीं, मतलब जस्ट कॉपी करने के करके कि वो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो हम भी नॉनवेज नहीं खाएंगे, वो लोग ये करते हैं तो हम भी ये नहीं करेंगे। तो ये संस्कृताइजेशन उसका वर्ड था, उसका उनका। हम प्राचीन काल में भी देखेंगे तो बहुत सारे जो आज दलित हैं वो राजा भी रहे हैं। वो जैसे कि जो है बाराबंकी के आसपास जो सुहेल देव, हाँ, बहराइच के हाँ, तो बहराइच के थे। तो बहराइच में जो है उन्होंने महमूद गजनवी का बेटा भांजा था मसूद, हाँ, उसको हराया था और सारे राजाओं के आसपास को यूनाइट किया था। तो वो तो अहीर थे, तो आज की डेट में वो शूद्र हुए, और वो लोग जो है वो बोलते भी हैं कि हमारे राजा हैं ये SC/ST एसोसिएशन वाले। तो ये रोबेला थापर और बाद में नेहरू और उनके जो मिनिस्टर थे, डिसेंडेंट्स थे, उन्होंने ये ट्राई किया कि हिंदुओं के कोई रोल मॉडल्स ना रहें। अगर आपकी कोई रोल मॉडल नहीं होगा, इंडिजिनस रोल मॉडल नहीं होगा, तो क्या होगा कि फिर जो है लोग सेकुलर बनेंगे और फिर अपनी ही सभ्यता से, अपनी ही संस्कृति से वो घृणा करने लगेंगे। और वो पूछेंगे अपने माँ बाप से या अपने रिश्तेदारों से कि भाई आप लोगों ने कहा क्या आपने जिंदगी में, जो भी कुछ किया मुगलों ने किया। तो ये वहां से ये नैरेटिव आया है कि जो हम लोगों के रोल मॉडल हैं वो बाबर और अकबर हैं, या जो है खिलजी या तुगलक हैं। आपके रोल मॉडल सुहेलदेव नहीं है, आपके रोल मॉडल जो है लक्षित बरफुकन नहीं है, आपके रोल मॉडल शिवाजी नहीं है, आपके रोल मॉडल जो है वो जयपाल और आनंदपाल जो हिंदू शाही किंगडम था जिन्होंने मोहम्मद गजनवी से लोहा लिया, वो नहीं है। तो छुपा ही दो उनको, सिर्फ बाबर और औरंगजेब और अकबर का नाम रखो, और ताकि जो है लोगों के मन में अपने आप ही वो आए कि भाई यही लोग थे। ये इसका रीजन जो है वो ओवर सेकुलरिज्म को बढ़ावा देना था। हाँ, तो मतलब एक ये विशेष साइकिल बन गई। आपने बाकी हमारे वाले छुपा दिए, अकबर बाबर को रखा, तो उससे क्या हुआ कि लोग सेकुलर हुए। फिर लोग सेकुलर हुए तो फिर जो है उन्होंने अकबर बाबर को बढ़ावा दिया, फिर अकबर बाबर और जो है वो ग्लोरीफाई हुए, तो और लोग और सेकुलर हो गए। तो फिर धीरे धीरे फिर आपका जो है सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। तो यही हो रहा था। फिर 20-25 सालों बाद जो है सीताराम, जैसे मैंने बताया कि दो बड़े बहुत अच्छे हिस्टोरियंस हुए। सीताराम, आप उनकी किताबें पढ़िएगा, सीताराम गोयल और रामस्वरूप। तो ये दो लोग जो हैं वो मतलब बेस्ट हिस्टोरियंस हैं। वो वही है कि आप कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिशर्स था उनका काम तो यही था कि निकल जाना था। हाँ, और आई थिंक हमने उस सिस्टम को सही तरीके से, उस लेगेसी को सही तरीके से उसको डेवलप नहीं किया, एंड देन वी डिड सम मिस्टेक एट आवर एंड आल्सो। शायद इसीलिए जो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री हमें पढ़ने को मिलती है वो नॉट बिकॉज ऑफ द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो या अकाउंटेबिलिटी ब्रिटिशर्स की नहीं थी, हमारे ऊपर भी थी। नो डाउट, आपने सही कहा। बहुत हिस्ट्री लिखने में बहुत गलतियां करी हैं। एक बड़ा बहुत प्रचलित मुहावरा है कि अगर शेर के पास अपना हिस्टोरियन नहीं होगा तो जो शिकारी है उसी का वर्णन पढ़ा जाएगा। ठीक बात है ना। तो शेर ने दोबारा उस पर अटैक किया, उसने तो वो कोई नहीं लिखेगा कि शेर ने अटैक किया, उसको तो गोली मारी गई और वो मर गया, तो वो तो कमजोर था, तो कमजोरों को तो मरना ही होता है। तो हमारा जो हिस्ट्री का था, हमसे क्या गलतियां हुई, हिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो पैरामीटर ये है कि हमें उससे कुछ सीखना है, कि जो हमसे गलतियां हुई हैं उसको सुधारना है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होती रहती है। तो अभी मैं आपको कई एग्जांपल दूंगा जो कि 2000 साल पहले जो हो रहा था वो आज की डेट में भी हो रहा है। और तो इसलिए जो गलतियां हैं बहुत जरूरी है हमें उससे सीखना।
उसके जो है वो प्रोसेस सेम है, इक्विपमेंट चेंज हो गए हैं, बाकी सब चीजें सेम चल रही हैं। हाँ, तो जो हम हिस्ट्री लिखते थे जो प्राचीन काल में 2400, 2500, 5000, 6000 साल पहले, जो रामायण है, महाभारत है, स्पेशली हमारे जो पुराण हैं, ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन क्या है कि ये इसमें दो चीजें मिसिंग हैं जो मॉडर्न जो लोग बोलते हैं कि उसमें एक तो ऑथरशिप होनी चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 टाइम स्टैम्प, क्लियर टाइम स्टैम्प होना चाहिए कि वो कब लिखे गए, और वो जो लिख रहे हैं वो कब की घटना के बारे में लिख रहे हैं। एविडेंसेस हैं बट वो सही तरीके से टाइम तो हमारे यहाँ क्या था कि जो हम लोग सोचते थे उस समय, आज से 4000 साल पहले, कि हम लोग एक निमित्त मात्र हैं, हम लोग एक जो है हम आए हैं, कुछ हम अपना जो है कंट्रीब्यूट करेंगे और फिर चले जाएंगे, तो हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो मायने नहीं रखती है। तो क्यों लिखना है ऑथर, हम तो सिर्फ हम आए हैं, हमें अपना काम करना है, हमें चले जाना है। तो हमने जो इतिहास लिखा है, रामायण महाभारत, इसीलिए उसमें कहीं टाइम स्टैम्प नहीं मिलता है कि एग्जैक्टली वो कब हुआ। जो पुराण हमारे लिखे गए हैं वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें बहुत सारी राजाओं की डायनेस्टी का वर्णन मिलता है उसमें, लेकिन अगेन कोई टाइम स्टैम्प नहीं है। तो वो टाइम स्टैम्प लेकिन वो कैसे है कि अंतरिक्ष में जो है, स्पेस में जो तारे हैं, उनकी जो उस समय जो पैटर्न है उनका, बृहस्पति यहाँ पे है, मंगल यहाँ पे है, शुक्र इधर है, उन्होंने इस टाइप का लिखा हुआ है। तो हम लोग आज जो है वो सॉफ्टवेयर में डाल के हम वो देखते हैं कि ये जो पोजीशन है तारों की, नक्षत्रों की, ये कब रही होगी उस टाइम पे, आज से 6-7 साल पहले। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं, तो कोई बोलता है कि रामायण 14,000 साल पहले हुई, कोई बोलता है 6,000 साल पहले हुई, तो वो डिफरेंट मान्यताएं हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जब मुगल आए और अंग्रेज आए तो बोले कि यार ये तो तुम लोगों ने जो है ये अपनी कहानियां लिख दी, ये मनगढ़ंत है, ये कोई एक अच्छा जो है वो कहानीकार आया होगा, नॉवेलिस्ट आया, उसके बाद में हाँ लिख दिया, उसने कुछ लिख दिया, उसके बाद जो है दूसरे लोग आए, उन्होंने उसमें कुछ एडिशन कर दिए या कुछ चेंजेस कर दिए, तुम्हारी रामायण में 40 है। एक्चुअली बहुत वैरायटी है, इंडोनेशियन रामायण है जी, उसमें तो कैरेक्टर भी अलग अलग। हाँ, और वो बोलते हैं कि लंका जो है उनकी वहां पे है, इंडोनेशिया वाले बोलते हैं। तो बोले कि ये तो मनगढ़ंत है, तुम्हारी कहानियां हम नहीं मानते, इतिहास जो है हम जो बोल रहे हैं वो तुम्हारा इतिहास है, और तुम्हारा इतिहास आज से शुरू हुआ है, पहले तो सब बेकार था ही है। हाँ वो तो है, उन्होंने जैसे आर्यन थ्योरी भी दी बीच में, हाँ, जो कि पता चला कि सब गलत है। तो ये वैक्यूम था उस समय, हम प्रूव नहीं कर पाए कि हमारी हिस्ट्री क्या थी, हम इस चीज का हम जो है वो रिपटल नहीं कर पाए, खंडन नहीं कर पाए कि ये मनगढ़ंत नहीं है, ये एक्चुअल हमारी हिस्ट्री है। तो हमसे इतिहास लिखने में ये गलती हुई, और ये तो हम 5-6 साल पहले की बात बताइए, इवन 1500 साल पहले भी जो कालिदास ने लिखा है उसमें भी टाइम स्टैम्प नहीं है उसमें एग्जैक्टली कि हाँ भाई इस जो है काल में जो है इस सन में जो है ये हुआ। हम आज भी अटकलें लगाते हैं, हम जो है वो बोलते हैं, अभी बोलते हैं कि जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त के टाइम पे थे, जो गुप्ता पीरियड 400 से 500-600 के आसपास, 600 के आसपास ऐसे कुछ है। तो एक अंग्रेज थे, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ये बोला, जबकि हमारा अभी जो मानना है, उन्होंने सेंट्रो कोटस नाम दिया उसका, कि जो अलेक्जेंडर आया था, अब चंद्रगुप्त बहुत सारे हो गए, उस समय चंद्रगुप्त बड़ा पॉपुलर नाम था, जैसे आज की डेट में अमित बहुत या अनुराग बहुत पॉपुलर नाम है ना। अग्रवालों में आज से 30-40 साल पहले हर 10वें बच्चे का नाम अमित होता था, अमित, संजय, राजेश और मनीष और है ना, यही नाम, ये रेहान तो अब शुरू हुए हैं ये। तो उस समय चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य टाइप के नाम बहुत पॉपुलर थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी थे और ये चंद्रगुप्त भी थे। तो उन्होंने बोला, विलियम जोन्स थे वो, तो उन्होंने वो बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे अलेक्जेंडर आया था। तो जो अभी रिसर्च हो रही है वो बोल रहे हैं कि जो अलेक्जेंडर आया था वो चंद्रगुप्त के टाइम पे आया था, मतलब आज से 2300 साल पहले, ना कि 1500 साल पहले। तो हमारी हिस्ट्री जो है क्योंकि नहीं लिखी है हमने, तो इसलिए वो है। अब अंग्रेजों का क्या कहना था कि उनकी बाइबल में लिखा हुआ है कि जो सृष्टि की रचना हुई है वो 4004 BC में हुई है, तो अर्थ जो है वो 6000 साल पहले पुरानी है। तो सारी हिस्ट्री को उनको जो है वो उसमें कंप्रेस करना था उनको,
क्योंकि उनके लिए तो वही एक मेन चीज है, वही हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, वही रिलीजियस डॉक्यूमेंट है। तो वो उन्होंने, तो इसलिए उन्होंने कंप्रेस करना शुरू कर दिया। तो हमारी जो जो हिस्टोरिसिटी थी वो कम हो गई। मतलब उस चीज को किसी ने मतलब कन्फ्रंट ही नहीं किया। हाँ, तो जिसका जो मन में आया, जो राजा था, उसने अपने हिसाब से हमारी हिस्ट्री हमें बता दी। तो ये हमें नुकसान हुआ। ये हम जो है बियॉन्ड डाउट हम प्रूव नहीं कर पाए कि ये हमारी हिस्ट्री रही होगी। अच्छा सर, इस तरह की जो मतलब सर्टेनिटी लाने के लिए मतलब जैसे हम लोग जैसे होता नहीं कि ट्रायंगुलेशन मेथड या इस तरह के मेथड्स भी यूज करते हैं टू वैलिडेट द डेटा, तो उस तरह के केसेस में जैसे मतलब व्हाट इज द हिस्टोरिकल एविडेंसेस को क्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस हम लोग जनरली फॉलो करते हैं? लीडर्स को ट्रैक करते हैं, उनके इस टाइम से उस टाइम का बैटल्स को करते हैं, या स्पेसिफिक कोई और जैसे पैटर्न है जो कि कहीं और पैरेलली कुछ दिख रहा है? क्योंकि शायद इसीलिए कभी कभी जब डॉक्यूमेंटेशन सही से नहीं हुआ है, या जैसे आपने बताया कि टाइम स्टैम्प नहीं है, किसने लिखा है वो ऑथर ही नहीं क्लियर किया गया, जैसे पुराणों के बारे में भी यही चीज है, किसने लिखा है, जबकि रामायण में भी पुराणों का मतलब मेंशन किया गया है, बट पुराण किसने लिखे हैं उसके बारे में क्लैरिटी नहीं आ रही। तो इस तरह की चीजों को किस हिसाब से मतलब व्हाट इज द प्रोसेस दैट यू फॉलो कि हम सर्टेन करने के लिए कि हाँ इस चीज पे ये हुआ होगा, इस चीज टाइम पे ये हुआ होगा, हु इज द कल्प्रिट, हु इज द मेन प्राइम मूवर, मतलब व्हाट इज द प्रोसेस दैट यू फॉलो? इसमें जो जो श्योर शॉर्ट मेथड है, जो मैंने बोला कि इन चीजों में हमें, जैसे इंजीनियरिंग मैथ्स में है, बाकी हिस्ट्री में भी है, कि यू हैव टू प्रूव बियॉन्ड डाउट। हाँ बिल्कुल, है ना, कि क्राइम में भी होता है ना कि भाई अगर तुम मर्डरर हो तो वकील को प्रूव करना पड़ता है कि यही मर्डर है, इसके अलावा कोई मर्डर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं मतलब कि उसी ने किया है, ऐसी इसकी एविडेंसेस हैं। तो इसके लिए जो सबसे शॉर्ट एविडेंस है वो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। मतलब कि आपको कोई मूर्ति मिले, आपको कोई महल मिले, आपको कोई पत्थर मिले कि ये जो है उस टाइम का रहा है, जैसे हड़प्पा का है, जो उस समय की ईंटें मिली हैं वो बियॉन्ड डाउट है कि वो 6000 साल पुरानी है। ठीक है, जो जो बुद्धा के स्तूपा मिले हैं हमें, तो उस समय जो था आज से 2300-2400 साल पहले, जो बुद्ध के फॉलोअर्स थे उन्होंने बोला कि जो बुद्ध की जो है वो मूर्ति नहीं लगेगी, जैसे इस्लाम में है तो बुद्धिज्म में भी ऐसी था कि भाई हम बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाएंगे, कोई मूर्ति पूजा नहीं होगी, ये मूर्ति पूजा ये हिंदुओं ने बना रखा है, हम इसमें बिलीव नहीं रखते हैं। तो उन्होंने जो है वो आपने देखा होगा कहीं पे आप जब जाए केव्स में जाए, बुद्धिस्ट केव्स में, तो एक स्तूप बना रहता है सेमी सिलेंडर टाइप का। हाँ, तो वही उसमें भगवान बुद्ध के कोई अवशेष रखे होते हैं, कोई नाखून, कोई बाल, कोई हड्डी, किसी भी टाइप का कुछ है ना, तो वो अवशेष उसमें रख देते हैं उसमें स्तूप, और स्तूप बना देते हैं। तो अगर जब स्तूप मिलते हैं तो वो आप समझ लीजिए कि वो 2300 साल पुराने स्तूप हैं, 2300 से 2000 साल तक के, क्योंकि उसी पीरियड में वो थे स्तूप बनते थे। फिर क्या हुआ कि बुद्धिज्म जो है अब कोई जाएगा तो स्तूप में कुछ है नहीं, उसमें कोई कलाकृति नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो हम लोगों का माइंड है वो हम लोगों को विजुअल जो है भगवान विजुअल फॉर्म में चाहिए हमें, है ना, हमें उसमें स्टोरी चाहिए हमें। अब वहां पे स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं है, एक सिर्फ खाली दीवार है और उसमें स्तूप है, तो वो अट्रैक्ट नहीं किया लोगों को। तो बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर रिलीजन इंडिया में नहीं था कभी भी, स्पेशली 2000 तक। तो जब एक जो कुशांश थे, उनके एक राजा थे कनिष्क, जिनको सेकंड अशोका भी बोलते हैं, सन 70 AD में थे, CE में, आज से कितना 1950 साल पहले। तो उन्होंने कश्मीर में एक सभा बुलाई, तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो पॉपुलर हो नहीं रहा है बुद्धिज्म यहाँ पे, और देखो सेंट्रल एशिया में सबके सब जो है बुद्ध बने बैठे हुए हैं, इंडिया में नहीं हो रहा है ऐसा हो, ये तो ये क्या रीजन है ये। तब उन्होंने रीजन फाइंड आउट किया कि भाई जो ये इंडिया है इसकी संस्कृति ऐसी है कि जब तक आप ह्यूमन फॉर्म में इसको उनको पोर्ट्रे नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा, तब उन्होंने एक नया सेक्टर चालू किया जिसको महायान बोला, ग्रेटर व्हीकल, महा मतलब बड़ा, यान मतलब व्हीकल, मतलब भगवान के पास जाने का एक व्हीकल, एक रथ, महायान। और दूसरे जो पहले था उसको हीनयान बोल दिया, इंफीरियर, ही भावना जो तुम निकालो तुम, है ना, तो वो तो हीनयान बोल दिया। वहां से जो है स्तूप बनने बंद हो गए और
बुद्ध की मूर्तियां जो है वो शुरू हो गई, जैसे ये रखी हुई है ये, तो बुद्ध का एक स्पेशली एक फॉर्म क्रिएट किया गया कि बुद्ध इस टाइप के थे, उनके बाल जो हैं वो इस टाइप के थे, कर्ली थे। हाँ कर्ली थे। तो वो वहां से वो शुरू हुआ, तब बुद्धिज्म जो है वो थोड़ा पॉपुलर हुआ इंडिया में। तो ये जो है ये तरीका होता है फाइंड आउट करने का कि ये जगह जो है कितनी पुरानी है, ये स्तूप कितना पुराना है। तो हम ऐसे ये आर्कियोलॉजी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कितना पुराना रहा होगा ये। ठीक है, एक अवशेष मिले कुछ, जैसे अभी सिनौली में यहाँ से अगर 100 किलोमीटर दूर एक सिनौली जगह है ना, मेरठ के कहीं पास में सिनौली ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा रथ मिला है, उसको बोलते हैं, तो वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, कर्ण का रथ बोलते हैं। हाँ, तो वो बोला जा रहा है कि ये 6000 साल पुराना है जब बाकी चीजों को देखते हुए। तो उस तरीके से तो ये शॉर्ट मेथड है जो जिसको हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे वो कर्ण का ही रथ है कि नहीं, क्योंकि कहीं लिखा तो है कर्ण का रथ नहीं मान सकते हम उसको, लेकिन रथ है वो महाभारत कालीन है, महाभारत कालीन, हाँ ऐसा मान। हाँ, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो रथ महाभारत कालीन है। तो मतलब और रथ कौन चला रहा होगा, घोड़े चला रहे होंगे, तो 6-7 हजार साल पुराना तो है ही वो। तो ये एक मेथड है ये बताने का कि हाँ जी ये यहाँ पे ये घटना हुई थी ही थी। दूसरा क्या है कि जो हमारे गुजरात कोस्ट पे द्वारिका में, जो बेट द्वारिका में जहाँ पे हम बोलते हैं कि कृष्ण भगवान का जो जहाँ राज्य था, राजधानी थी उनकी, वो समंदर में डूब गया। बाद में जब समंदर ऊपर आ गया जो उसका, तो वो डूब गया। तो वहां पे आपको जो है एक्सकेवेशन चाहिए वहां पे, तब वो मिलने की संभावना है। तो आर्कियोलॉजी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है फंड्स के। जितना आप फंड्स जो है इस चीज में डालेंगे आप उतना ज्यादा आपको फाइंडिंग्स मिलेंगी। तो हमारे यहाँ पे इस चीज के लिए क्या मतलब, क्योंकि ये तो बहुत ही हिस्टोरिकली वी आर सो रिच, तो और ये सब चीजें जितनी ज्यादा एविडेंस बेस क्रिएट हो जाता है उतना ही टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। तो अगर हम इस चीज को बढ़ाएं, जैसे मुझे भी लगता है जैसे यहाँ पे मान के चलते हैं दिल्ली को ये इंद्रप्रस्थ बोलते हैं, हस्तिनापुर बिल्कुल बगल में है, बट मुझे लगता है कि कभी भी इसको एज ए टूरिस्ट प्लेस की तरह कभी बढ़ावा नहीं दिया गया। शायद एविडेंस क्रिएशन की कमी है या इग्नोरेंस कह लीजिए। व्हाट इज द मेन फैक्ट कि क्यों एविडेंस की कमी नहीं है? आप पुराना किला गए ना, जू के बाजू में जो है पुराना किला में, देखिए आप अक्सर कभी जाएंगे, स्पेशली अभी अगर आप जाएंगे तो वहाँ छोटा मोटा एक्सकेवेशन चलता रहता है। ASI जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आपको लेके दिखेगा तो उन्होंने बाउंड्री बना के उन्होंने वहाँ कुछ ना कुछ छोटा मोटा एक्सकेवेशन करते रहते हैं, लार्ज स्केल पे कभी नहीं करते वो। या तो वो ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो एक बड़ी सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो, जैसे हमारा बॉलीवुड है ना, वो क्या है कि ये सेकुलर लोग हैं ये, तो वो क्या करते हैं, वो उनका एक गोल रहता है कि बहुत ज्यादा हम एक्सकेवेट करेंगे तो बहुत ज्यादा डोमिनेंस हो जाएगा हम लोगों का। अच्छा। तो वो बड़े स्मॉल स्केल पे वो करते रहते हैं। तो वहां पे उन्होंने अभी म्यूजियम भी बना रखा है पुराना किला में, बड़ा अच्छा म्यूजियम है, छोटा सा म्यूजियम है। तो उन्होंने उस समय के सिक्के, आज से 3-4 हजार साल पहले के आपको दिखेंगे, शक टाइम के, कुषाण टाइम के, वो सब सिक्के वहां पे बहुत सारे मिले हुए हैं। अभी भी अगर आप जो है उनसे परमिशन लेते हैं तो वो आपको दिखाएंगे कि ये जो पॉटरी का जो है श्रेड्स है, पॉटरी भी अगेन एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि किस टाइप की पॉटरी मिल रही है। अगर वो पेंटेड है तो वो नहीं है, अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो जो है वो पुरानी है। तो पॉटरी जो है वो पॉटरी समझते हैं ना, जो जार जो वो है मिट्टी के बर्तन। तो बर्तन क्या है कि सिविलाइजेशन का एक मार्क है। जब सिविलाइजेशन रहा और जब सीडेंटरी लाइफ हुई, जब तक हम जो थे, हम हंटर्स थे, जो ह्यूमंस थे, तब तक सिविलाइजेशन की नींव हम उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि जहां हम हंटिंग कर रहे हैं वहां पे जानवरों को मार के खाया, उसके बाद आगे चले गए। उसके बाद फिर जो है जब हम सीडेंटरी लाइफ स्टाइल हुई, जब हम गैदरर बन गए, पहले हंटर थे, फिर हंटर गैदरर बने और फिर गैदरर हो गए हम, जब हमने हंटिंग बंद कर दी। तो जब गैदरर हो गए तब हमने जो है गांव बसाए, फिर गांव से वो शहर बन गए। तो जब गांव बसने शुरू हुए, आप झोपड़ी में रह रहे हैं उस समय, इमेजिन कीजिए आप 3000 साल पहले, 4000 साल पहले, पूरे हर समय पूरे पृथ्वी जंगल से घिरी हुई थी, जंगल थे, घने जंगल, बहुत सारे जानवर थे, लाखों शेर थे, लाखों हाथी थे,
लाखों भेड़िए, लकड़बग्घे, सब सब हर तरीके के जानवर थे, सांप वाम भी थे। आप रात में अगर निकल रहे हो अपनी झोपड़ी से तो 50% लोग वापस नहीं आएंगे 1 घंटे बाद। ठीक है, और ये चीज आज भी है। बहराइच में अभी कोई भेड़िया आ रहा है, उसमें सब जो है वो गरीब लोग मारे जा रहे हैं। अब गरीब लोग क्यों मारे जा रहे हैं? नंबर 1, झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़ी में कोई दरवाजा नहीं है, तो वो जो भेड़िया है वो जाता है वो और बच्चे को उठाया और निकल के भाग गया। मैंने सुना है कि वो आदमखोर भेड़िया बनाया, मतलब माना जा रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो हमारे जो फॉरेस्ट लॉज हैं वो रोकते भी हैं कि उसको न मारा जाए, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ। हाँ, थोड़ा सा हम डाइग्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छे पॉइंट है। अब गलती भेड़िए की है हमारी है? गलती भेड़िए की कतई नहीं है। आप हमने उसके जंगल काट दिए, उसको जानवर जंगल कट गए तो उसका जो प्रे है, जो उसका शिकार है वो खत्म हो गए। हिरन नहीं है, छोटे जो खरगोश और वो सब होते हैं, तो वो सब नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो उसको आना ही पड़ेगा। तो गलती भेड़िए की नहीं है, गलती डेफिनेटली हमारी है। लेकिन उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? जो लोग जो हैं वो वहां पे उस जंगल के हाशिए पे रह रहे हैं और स्पेशली झोपड़ी में रह रहे हैं। तो वो शाम को गए, उनके यहाँ टॉयलेट्स नहीं है, वो टॉयलेट के लिए जंगल में गए, थोड़े घर से 100 मीटर दूर गए, वो भेड़िया बैठा हुआ है और उसको उठा के ले जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे हम सबसे वल्नरेबल सिचुएशन में होते हैं, जब देश काल को जाते हैं हम, तो इसकी कीमत जो है वो गरीब लोग चुका रहे हैं। रिच कोई नहीं मारा जाता है उसमें। जिसके पास अपने टॉयलेट है घर के अंदर, जिसके पास पक्की दीवारें हैं और उसमें ताला है और उसमें दरवाजा है। ऐसे ही 2-3 हजार साल पहले होता था कि जब झोपड़ी में जो है, जब वो रह रहे हैं, तो अगर आपको रात में अगर प्यास लगी, आपके पास जो है बर्तन नहीं है, स्टोर नहीं है, तो आप पास में जो पॉन्ड है, तालाब है, नदी है, वहां जाओगे तो 50% प्रोबेबिलिटी ही है कि आप वापस आ पाओगे। 50% प्रोबेबिलिटी कि आप किसी का खाना बन चुके होगे। तो जब बर्तन इंसान ने इजाद किए, जब बनाने शुरू किए, तो वो सिविलाइजेशन की एक जो है नेक्स्ट पड़ाव था वो, कि उसने अपने घर के अंदर बर्तन रख लिए, पानी स्टोर किया, उसने अपना अन्न स्टोर किया। तो मतलब निकलना बंद कर दिया ताकि वो घर के अंदर ही अपना वो खाना और सब चीजें करने लगे। अपनी मतलब वही कम्युनिटी के साथ में। बिल्कुल फैमिली कॉन्सेप्ट कम्युनिटी के बाद आया। उस तरह से तो वो जो पहले बर्तन जो बने होंगे, पहले वो सिंपल रहे होंगे, है ना, सिर्फ एक बर्तन की वहां पे स्टोर हो जाए। जैसे ये गिलास है, आप देखिए कितना डिजाइनदार है ये, है ना, ये बड़ा पतला सा। मैं ये अगर आज से 1000 साल बाद आएगा कोई बंदा, तो ये बोलेगा कि ये इस टाइम पे बने होंगे। ये आज से आप 70-80 साल पहले देखेंगे तो प्लेन ग्लास होते थे। बिल्कुल, है ना, और या फिर स्टील के ग्लास होते थे। तो ये जो है, ये चीज आती है कि ये किस टाइम पे रहा होगा। तो जब सिंपल ग्लास थे, सिंपल बर्तन थे, तो वो 5000 साल पहले, 6000 साल पहले थे। उस पर कोई कलाकृति बननी शुरू हुई, तो वो जो है उसके 1000 साल बाद बननी शुरू हुई। उसके फिर जो है उसको पका के बनाया गया। वो फायर वाले थे, वो फायर बेक थे, वो और बाद में था। इसी टाइप से जो ईंटें मिली है, ईंटें अगर वो फायर बेक्ड है तो वो जो है वो 3000 साल पहले की है। अगर पत्थर के बने हुई चीज है तो वो 4000 साल पहले की है। तो ये सब एक टेक्नोलॉजी जो है वो टाइम को डिफाइन करती है कि ये किस टाइम पे रहा होगा। अभी मैं 1 महीने पहले लोथल है गुजरात में, नाम सुना है? उसमें बहुत सारे इस तरह के आर्कियोलॉजिकल तो वो लोथल जो है वो इंडस वैली का शिपयार्ड था वहां पे। तो बहुत बड़ा वो शिपयार्ड मिला है उसमें। तो वहां पे जो ईंटें मिली हैं, तो वो जब उसकी डेटिंग की गई। आप गए थे वहां पे? हाँ, मैं 2 बार जा चुका हूँ। अभी जस्ट 1 महीने पहले गया था मैं। अच्छा। हाँ, तो वहां पे एक्सकेवेशन मिले हैं, वहां पे ईंटें मिली हैं। तो वो फायर बर्ट ईंटें हैं, उसमें ऊपर प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और वो जो उसका स्ट्रक्चर है वो सिटी का, वो बताता है कि बड़ी एडवांस सिविलाइजेशन थी। ये लगभग 3000 साल पहले की बात है। लोथल कम से कम तो 6000 साल कम से कम। वो क्यों 6000 साल पुराना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फाइंड आउट किया गया ये। तो उसमें क्या था कि सबसे पहले जो इंसान है या कोई भी जानवर है, एक हायरार्की जो है वो नेचर का पार्ट है, कि एक बड़ा है, एक छोटा है। ठीक है, आपकी कंपनी में आप CEO, आप हेड हो, बाकी लोग जो हैं वो आपसे नीचे हैं।
तो आप जो बोलोगे वो ये लोग सुनेंगे। आप बड़े अच्छे घर में रहोगे, ये उससे कम अच्छे घर में रहेंगे। इनके नीचे होंगे, वो उससे भी कम घर में रहेंगे। ठीक है, तो ये एक क्लास का हमेशा से डिफरेंस रहा है पिछले 6-7 साल पहले से। शेर भी होता है, उसकी जो अपनी जो गुफा होगी वो अल्फा मेल है जंगल में, उसकी सबसे बड़ी गुफा होगी, सबसे अच्छी जगह पे, सबसे ऊपर रहेगी गुफा होगी उसकी, ताकि वो नीचे देख पाए कौन सा जानवर कहाँ पे है, जो अट्रैक्टिव, जो शिकार में सबसे कम मेहनत करनी पड़े मुझे। तो उसमें लोथल में टीले पे जो है वो मतलब जो अपर क्लास लोग थे वो वहां पे रहते थे। उनके बड़े घर थे, सबसे हाइट पे रहते थे वो। वहीं पे उनके बाजू में ग्रेनरी थी, मतलब जो वेयर हाउस है जहाँ पे वो गेहूं चावल रखते होंगे, वो बिल्कुल बाजू में था उनके। हाँ, स्टोरेज जो है, और ऑफिस भी वहीं पे थे। उसके थोड़ा सा टीले के नीचे जाएंगे, आगे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो आपको छोटे छोटे घर के वो आपको मिलेंगे। तो वो पूरे गांव था, जो टॉप पे राजा रहता है और नीचे जो है वो प्रजा रहती है। तो ये सब चीजें जो है पता लगता है कि वो सिविलाइजेशन किस टाइप की थी और कितनी पुरानी थी। बाजू में शिपयार्ड है, शिपयार्ड से पास में उस टाइम पे वो नदी थी, वहां से उस समय भी जो है समंदर 20-25 किलोमीटर दूर था, जो अरेबियन सी था, या गल्फ ऑफ कैम्बे एग्जैक्टली जो था वो उसको बोलते हैं, खंबात की खाड़ी। उस समय एक वहां पे नदी थी, वो नदी जो है समंदर को कनेक्ट करती थी। वहां से फिर मेसोपोटामिया जो है वो जहाज आते थे, आते थे जाते थे। तो वो मानसून की जो विंड्स थी, हवाएं थी, वो उससे वो चलती थी वो। तो ये सब सिविलाइजेशन के जो देखने के या गेस करने के कि कितनी पुरानी है। एक और चीज है, जैसे मुझे लगता है एक बुक में आपने ये खैबर पास के बारे में भी लिखा हुआ है। तो जितनी भी जैसे यहाँ से वहां तक उस समय के टाइम को देखें तो ट्रेडिंग का जो बड़ा मॉडल रहता था, हमारे यहाँ से कुछ जाते थे, वहां से कुछ लोग आते थे, और धीरे धीरे ये जो पार्ट था वो पूरा एक चल बन गया, अफगानिस्तान से लेकर के और देखा तो इंडोनेशिया तक ये पूरा एक लोग ट्रैवल करते थे। इट वाज अ फ्री ट्रेड मॉडल अरेंजमेंट, जो हम आज के टाइम में फ्री ट्रेड मॉडल साइन करते हैं, ट्रीटी साइन करते हैं। उस समय पूरा का पूरा मॉडल इस तरह से था। आज के बट उनको धीरे धीरे करके इस तरह की चीजों में मतलब वी स्टार्टेड लूजिंग द एरियाज वन बाय वन, जस्ट बिकॉज हम डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अलग अलग प्रोविंसेस थी या रियासतें थी उस समय, और वो रियासतें जब छोटी छोटी होती चली गई और फिर टूटते चले गए, ये मॉडल था। अब ये फिर भी हिस्टोरिकली बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं और हम समझते हैं कि जियोग्राफिकली कहाँ कहाँ के जो जब जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो डेवलपमेंट होता चला गया, चलता चला गया। बट कई बार क्या होता है कि जैसे एज ए हिस्टोरियन यू मस्ट हैव सीन, आपने किसी बुक में लिखा भी है, जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग सिलेक्टिव हिस्टोरिकल एविडेंसेस क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपने लिखा है जैसे ईरम मैसेकर के बारे में, जहाँ पे लोग नहीं जानते हैं, इट वाज एज मे बी ब्रूटल एज द जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन ईरम मैसेकर जो कि उड़ीसा में हुआ उसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो व्हाई द हिस्टोरियन हैव दिस हैबिट और द ऑथर हैव दिस हैबिट टू पिक द सब्जेक्ट सिलेक्टिवली और फिर उसको लिखते हैं। अगर आप ब्रूटलिज्म दिखा रहे हैं तो फिर या तो सिस्टमेटिक तरीके से सब जगह पे हो, मतलब हिस्ट्री में मतलब जो ये डाइवर्सिटी क्रिएशन है उसके पीछे क्या बेसिक नेचर है ऑथर का, क्यों ऐसा करते हैं लोग? वही इसका जो बेसिक बैकग्राउंड है वो सेकुलरिज्म है नंबर 1, कि हमें जो हमारे रूलर रहे हैं, क्योंकि हम आज भी जो है कहीं ना कहीं उनसे वशीभूत हैं। अंग्रेजों से भी हैं, मुगलों से भी हैं, चाहे हम जितना बोल रहे हैं। इवन इतनी सारी हिस्ट्री बुक्स नई नई लिखी जा रही हैं रेफरेंसेस के साथ, उसके बाद भी जो है एक मेजर जो है हमारा चंक जो है, कम से कम इस समय 40% हिंदू अभी भी जो है वो मुगलों को देखते हैं कि वो रोल मॉडल हैं हमारे, है ना। इसी तरीके से अंग्रेजों को भी ऐसे ही देखा जाता है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज लेके आए, वो रेलवेज लेके आए, टेलीकम्युनिकेशन लेके आए, जिसकी वजह से इंडिया भी इतनी प्रोग्रेस कर गया है, तो वो अंग्रेजों की वजह से ही है। अब ठीक है वो लोग रूलर थे, अब वो छोटी मोटी जो है ईरान जैसी घटनाएं होती रही तो उसको क्या उसको बोलना है। अब उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, है ना। इंडिया है, सबको जोड़ दिया उन्होंने, तो इंडिया पहले था ही नहीं वो, है
है ना, पहले तो सब कि आपस में लड़ते रहते थे, अलग अलग रियासतें थी, तो सब लोग यही बोलते रहते हैं, आज की डेट में भी है बोलते हैं। तो लेकिन हमने कभी ये नहीं बोला कि हम जो अंग्रेज करके गए, नो डाउट वो रेलवेज लेके आए, नो डाउट उन्होंने टेलीग्राफ और ये सब सड़कें बनवाई, ये सब किया, बट वो किस कॉस्ट पे? हाँ, मतलब उन्होंने अपने कन्वीनियंस के लिए भी तो किया है सब। हाँ, मतलब हाँ, जो रॉ गुड्स था उसको बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया। हाँ, मतलब ऐसा तो कोई वो नहीं कि उन्होंने हमारे लिए किया। यस यस, किया तो उन्होंने अपने लिए। हाँ। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके के जो डिस्क्रिप्शन लोग लिखते हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ पे ये विकसित कर दिया, मतलब आई ऑलवेज फाइंड इट एज ए फॉल्स नरेशन। आप इस चीज को पर्सपेक्टिव के हिसाब से लिखिए तो ज्यादा बेहतर है। उन्होंने बनाया, उनको जाना पड़ा, नहीं तो वो अगर वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में अगर उनके पास इतनी स्ट्रेंथ रहती, पावर रहती, तो रुकते ही। ऐसा तो कोई रीजन नहीं था कि नहीं रुकते। तो उन्होंने जो है वो इसीलिए उन्होंने जो है हम ये नहीं देखते कि उन्होंने क्यों किया, हम सिर्फ देखते हैं कि अच्छा उन्होंने वो रेलवे लेके आए, उन्होंने रोड बनाई, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने मैनेजमेंट की थ्योरीज दी उन्होंने, तो इसलिए जो है हम इतने जितने भी विकसित हैं वो उनकी वजह से हो गए। हम दूसरी तरफ नहीं देखते जो देश कभी उनके गुलाम नहीं रहे, यूरोपियंस के, वो कैसे विकसित हो गए। जैसे जापान में तो किसी यूरोपियंस ने रूल नहीं किया। चाइना एक बहुत कम दिन के लिए हांगकांग को छोड़ के कोई रूल नहीं किया। वो कैसे इतने एडवांस है, उनके रेलवे कैसे आ गई, उनके एरोप्लेन कैसे आ गए। वहां तो अंग्रेज नहीं थे, वहाँ फ्रेंच भी नहीं थे, वहाँ जर्मन भी नहीं थे, इटालियंस भी नहीं थे, तो वहां पे कैसे हो गया, वो चीज हम नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ ये इंडिया में वो लेके आए इसलिए वो महान है। नंबर 2, वो किस कॉस्ट पे लेके आए, क्यों लेके आए, जैसे आपने बता दिया कि वो अपने लिए लेके आए, उनको तो रूल करना था। नंबर 1, टेलीग्राम इसलिए लेके आए, रेलवे इसलिए लेके आए कि रॉ मटेरियल लेके जाना है पोर्ट्स तक, बॉम्बे तक लेके जाना है उनको, है ना। ऐसा नहीं है कि लोगों ने जो है वो क्वांटिफाई नहीं किया कि किस कॉस्ट पे। इसकी दोनों कॉस्ट, 3-4 कॉस्ट है उसकी। एक तो हमारी सोशल कॉस्ट है, एक इकोनॉमिक कॉस्ट है। पहले हम इकोनॉमिक कॉस्ट पे बात करते हैं। दादा भाई नौरोजी ने जो है एक बुक लिखी है, वो आपको फ्री अवेलेबल है इंटरनेट पे। अच्छा। वो पढ़िएगा, आई थिंक ग्रेट ड्रेन ऑफ इंडिया करके कुछ इस टाइप का नाम है। हाँ, तो उन्होंने क्वांटिफाई किया हुआ है कि अंग्रेजों ने कैसे जो है हमें पुअर बनाया, कैसे हमसे लूट के लेके गए। अच्छा। उन्होंने क्वांटिफाई किया। उन्होंने ये भी लिखा हुआ है। तो जैसे अब कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग कुछ एक डिबेट्स देखते हैं और वो जैसे ऑक्सफोर्ड में डिबेट है, उसमें 30 ट्रिलियन 45 ट्रिलियन 45 ट्रिलियन। तो ये शशि थरूर जो है वो कभी बहुत सेकुलर हुआ करते थे, आजकल थोड़ा कम सेकुलर है वो उनकी शायद पॉलिटिकल कंपल्शन है उनका कुछ, लेकिन उन्होंने क्वांटिफाई किया कि वो 45 ट्रिलियन जो है वो 200 साल में लूट के गए। तो उन्होंने उस मेथड से वो कैलकुलेट किया। हाँ, तो उसके जेनेसिस जो है वो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है वो। तो वो उसमें उन्होंने बोला है। और फिर किसी और ने अभी एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, एंगस मैडिसन, तो उन्होंने भी, मैंने स्विफ्ट फोर्सेस में उनकी एक टेबल दी हुई है, तो उन्होंने क्वांटिफाई किया हुआ है सारी एंशिएंट सिविलाइजेशन का कि फर्स्ट 2000 साल से, फर्स्ट एडी से लेके फर्स्ट जिसको आजकल सीई बोलते हैं, फर्स्ट सीई से लेके आज तक कैसा क्या ग्राफ है, उन्होंने टेबल दी हुई है कि किसका क्या जीडीपी था। तो आप अगर ये हैरान होंगे ये पढ़ के कि पहले फर्स्ट एडी से लेके सन 1200 तक, जब तक मुगल आए, सुल्तान आए, तब तक हम 25 से 30%, गुप्त काल में हम 33% जीडीपी हम प्रोड्यूस कर रहे थे पूरे वर्ल्ड का। 33%। हाँ, चाइना हमसे बहुत पीछे रहता था। मुझे तो कि चाइना और इंडिया की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 90s तक हाँ भी सेम थी, सन 1700 तक। हाँ नहीं, अच्छा, चाइना और इंडिया की, चाइना की और इंडिया की तो 1978 तक, 1978 में उन्होंने लिबरलाइजेशन शुरू किया। हम 19-20 थे, हम बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर थे। हमने किया 91 में पार्शियल, तो 78 और उस 13 साल में का ये नतीजा है कि आज वो हमसे 4 गुना है, जो कि पूरी हिस्ट्री में कभी नहीं रहे। हिस्ट्री में चाइना जो है हमें जो है हमेशा अपना गुरु मानता था, चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे सोशल हो, चाहे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। हम गुरु थे। वो देखता था कि इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, वो अपने ट्रैवलर्स भेजता था, हुएनसांग, फायान, आइसिंग, ये तो 3 बड़े पॉपुलर हैं। हाँ, जैसे हजारों आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी से कितनी सारी बुक्स ले जाकर के वो, बिल्कुल, फायान, हाँ,
तो या वो वो लोग इंसान क्या हाँ ऐसे कुछ नाम से वो ट्रैवलर हाँ नालंदा, विक्रमशिला और शारदा और एक दो और जो थे तक्षशिला तक्षशिला, ये चार जो हैं ये ईवी लीग थी, जिनको आप आज हम अमेरिका में ईवी लीग बोलते हैं ना, या हार्वर्ड और मैसाचुसेट्स और स्टैनफोर्ड, तो वो ये ईवी लीग थी। इंट्रेंस टेस्ट होता था संस्कृत का, तो वो लोग चाइना में जाके संस्कृत पढ़ते थे, इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, संस्कृत में पास होते थे, तब उनको उसमें जो है वो पढ़ने का अधिकार मिलता था। फिर वो लोग ट्रांसलेट करते थे और फिर वो ट्रांसलेटेड बुक्स जो है वो लेके आते थे। तो ये चाइना हमेशा 1948 तक हमें अपना गुरु मानता रहा है। 48 में ये नेहरू जी ने जो कुछ किया उसकी वजह से ये उल्टा हो गया, हम चाइना से डरने लग गए। अदरवाइज जो है वो हम हमेशा, चाइना का एम्बेसडर बोला भी था, वो मैंने सेकंड बुक में लिखा हुआ है कि इंडिया ही एक ऐसी सिविलाइजेशन रही है पिछले 5000 साल में जिसने आधी दुनिया पे राज किया बिना एक तीर चलाए हुए, बिना एक गोली चलाए हुए, नॉलेज बेसिस पे किया, नॉलेज बेसिस पे, कल्चरल बेसिस पे किया। तो चाइना जो है हमारी कॉलोनी था कभी, आप समझिए। चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया। कोरिया की तो आपने स्टोरी पढ़ी होगी कि हमारी एक राजकुमारी वहां पे गई थी, वहां की रानी बनी थी कोरिया की। कंबोडिया में जो है हमारा कॉन्डेन ने जो है वो उड़ीसा के थे, वो जाके वहां राजा बने थे। सिमिलरली इंडोनेशिया में थे तो शैलेंद्र डायनेस्टी थे, संजय शैलेंद्र डायनेस्टी थे, नाम जो आज भी चलते हैं वहां पे, वो 1300-1400 साल पहले वहां की डायनेस्टीज थी वो। सिमिलरली वियतनाम में, लाओस में, फिलीपींस में, हर जगह पे ये पूरा, अंग्रेज इसको ग्रेटर इंडिया का पार्ट बोलते थे इसको, कि ये ग्रेटर इंडिया है। ये इंडोनेशिया नाम भी इंडिया से आया है, इंडिया प्लस एशिया, इंडोनेशिया। फ्रेंच उसको इंडो चाइना बोलते थे, उस साउथ ईस्ट एशिया को, कि इसमें जो है इंडिया है, इंडिया का इन्फ्लुएंस भी है, और बाद में चाइना का इन्फ्लुएंस आ गया था। सिंगापुर नाम इटसेल्फ जो है इंडियन नाम है, सिंह से बना हुआ है। आप गए सिंगापुर, तो वहां पे एक वो शेर जो है वो ऐसा है, तो वो सिंह है, तो सिंह से ही सिंगापुर बना है। ये तो है, हालांकि कि बहुत सारी एविडेंसेस मिलते ही हैं। थाईलैंड में अयोध्या का मंदिर है, तो वो अयोध्या के मंदिर का कॉपी है वो। हमारे वहाँ तो हर घर में ही आप देखिए बिल्कुल वो मंदिर जो है वो बिल्कुल घर के सामने हर एक ऑलमोस्ट सभी जगह है। हाँ। मलेशिया जो पूरी इस्लामिक कंट्री है उसमें आदि रोड का नाम जया है। तो वो इन्फ्लुएंस था हमसे। अभी इन्फ्लुएंस क्यों श्रिंक होता चला गया है ना, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से जो है वो डिक्रीज हुआ ही है। अभी हम जो है वो, जैसे हमने बोला ना कि कुछ दिनों बाद ऐसे चलता रहा, अगर हमने नहीं हिस्ट्री से सीखा तो हम कानपुर से कन्याकुमारी हो जाएंगे। क्यों डिक्रीज हो रहा है सर ऐसे? तो इसका डिक्रीज होने का कारण ये है कि हमारी मिलिट्री इनकॉम्पिटेंसी। कल्चर एक जगह पे है, कल्चर तब तक है जब तक कि जो दूसरी सिविलाइजेशन है वो रिसेप्टिव है। नंबर 1, हमने तो कभी भी हिंदू धर्म को ऐसा नहीं किया कि भी तुम तलवार के नाम पे जो है तुम हिंदू बनो, तभी हम जो है तुमको, तभी तुम जी पाओगे, अदरवाइज तुम्हारा सब धड़ से अलग। कभी सुना? कभी नहीं सुना। तो ऐसे ही बुद्धिज्म में था, ऐसे ही जैन में था, ऐसे ही हर धर्म में हमारे जो थे, ऐसे ही बाकी रिलीजियंस में भी था जो एंशिएंट रिलीजियंस है। कभी सुना आपने कि इजिप्शियन रामसेस फेरो जो है वो पर्शिया पहुंच गए लौटे हुए कि भाई तुम जो है वो इजिप्शियन बन जाओ, जो उनका धर्म था, नहीं तो हम तुम्हें काट देंगे। कभी आपने सुना रोमन्स ने ऐसा किया, पहुंच गए दौड़ते हुए कि तुम हमारे धर्म में कन्वर्ट हो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। या जो सेंट्रल एशिया में थे, माया थे, इनका थे, उन्होंने कभी ऐसा किया? नहीं किया। अफ्रीका में लाखों ट्राइब्स थी, उन्होंने कभी ऐसा किया कि तुम बन जाओ ऐसे हमारे उसमें? लेकिन लड़ाई झगड़ा अलग चीज है ना। जो किसी की आप जो है वो रानी उठा के ले गए, तब दोनों लड़ रहे हैं, वो अलग है। लेकिन धर्म के नाम पे जो है या टेरिटरी के नाम पे लड़ना एंशिएंट किसी भी रिलीजन में नहीं था। किसी भी, रोमन हो गए, ग्रीक हो गए, ये पर्शिया के जो थे, जोरोस्ट्रियन जो था, है ना, या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, सुमेर थी, अफ्रीका में ये मेन इजिप्शियन हो गए, बाकी भी जो थे, ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिन्स थे। कहीं किसी ने ऐसी लड़ाई नहीं करी जैसे कि इन दो धर्मों के आने के बाद हुई। ये लोग जो थे ये मिशनरी रिलीजन थे। मिशनरी रिलीजन बाकी भी थे, हमारा बुद्धिज्म जो था ये मिशनरी रिलीजन है। ये प्रचार और प्रसार करते थे
हमारे में प्रचार प्रसार नहीं है, इनके में प्रचार प्रसार था। अशोका ने हर जगह दूध भेजे, सेंट्रल एशिया में भेजे, श्रीलंका में भेजे, बर्मा में भेजे, बाकी जगहों पे भेजे, उन्होंने प्रचार प्रसार किया कि तुम बन जाओ। लेकिन ये जो दो आए, ये मिलिट्री बैक्ड बाय मिलिट्री फोर्सेस थे, तलवार के जोर पे इन्होंने कन्वर्जन किया है। जो तलवार के जोर पे जब कन्वर्जन हुआ, तब हमारी जो है जो कमजोरी थी, तब वो उभर के आई कि सडनली हम लोगों को जो है, हम लोग तलवार का सामना नहीं कर पाए। We were not so powerful. और मिलिटरली हाँ, तो वहां पे उस समय हमें तलवार चाहिए थी, तो ना तो हमारे पास तलवार थी, ना हम उसको अच्छे से चलाना जानते थे, ना ही हम तलवार को अगर जानते भी होते तो तलवार चलाना चाहते थे। ये तीनों चीजें जो है, ये एक इकोसिस्टम बनता है इनका। आपके पास तलवार होनी चाहिए, आपको चलानी आनी चाहिए, और आप तलवार चलाना चाहते हैं। आज भी देखा जाए तो पावर डायनेमिक्स बिल्कुल अभी भी वैसे ही है। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि हिस्ट्री यही है, 2000 साल से यही चल रहा है। और आज क्या डेट है? 25 फरवरी, 24 जनवरी इस समय 12 बजे बिल्कुल वैसे ही सेम सिचुएशन है कि हम जो है, अगर हमारे पास राफेल हैं तो हम उसको, या अग्नि मिसाइल है या पृथ्वी मिसाइल है, हम चलाना नहीं चाहते। अगर कोई और कंट्री होता, अमेरिका ने आज से 10 दिन पहले वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, जैसे कोई गुंडा उठाता है वैसे उठा लिया। हम अगर चाहें तो, अगर हमारी सरकार चाहे तो क्या बलूचिस्तान को नहीं अलग कर सकती? अभी बांग्लादेश में इतना हो रहा है, तो हम क्या उसको नहीं हम अकल ठिकाने लगा सकते हैं? पावर एक्सरसाइज का हाँ, जो हमें पावर का जो प्रोजेक्शन है कि भाई इस गली के गुंडे हम हैं, जो मैं बोलूंगा वो होगा, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो हमारे जो पुराण में लिखा हुआ है या कहीं पे लिखा हुआ है ना कि भय बिन होए न प्रीत, तो जब तक डर का माहौल नहीं होता है तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। तो प्रेम का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो एक है डर, कि अगर जब तक डर नहीं होगा तब तक जो है आगे कुछ नहीं बढ़ेगा। तो ये डर कह लीजिए, ये सुरक्षा कह लीजिए। अब सुरक्षा की भी गारंटी देते हैं, जैसे ये कितने सारे ऐसे जो कॉलोनीज बनी, वो इस प्रिटेक्स्ट पे भी बनी कि आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप ग्रीनलैंड का ही मॉडल देख लीजिए, आप 500 साल पहले की हिस्ट्री बता रहे हैं कि पैक्ट हुआ, डेनमार्क एंड ने उस चीज को कॉलोनी की तरह एस्टैब्लिश कर लिया। हिस्टोरिकली वो प्रूव भी है, बट उसको अब ये जस्ट बिकॉज कि आप उसको अमेरिका इस चीज को दलील इस तरह से दे रहा है कि आप उस रीजन को सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो मुझे चाहिए, चाहे आप उसको खरीद करके बेच करके दीजिए, या तो मैं फिर वो उसको ओवरपावर करके आपसे ले लूंगा। तो मतलब मुझे लगता है कि जो भय है उसको एक डिप्लोमेटिक तरीके से लोग सुरक्षा या रक्षा की तरह जो है पोर्ट्रे करके इस चीज को एक्सपेंशनिज्म की तरह बढ़ा रहे हैं। वो हमारे यहाँ इंडिया में वो मतलब फिलॉसफी नहीं कभी अपनाई गई है। हाँ, तो इसका हमें लॉस हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। बांग्लादेश में इतने लोग मारे जा रहे हैं, हमारा उनसे ट्रेड सफर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। अब वहां पे अनरेस्ट है, तो वहां पे लोग इधर भाग रहे हैं। हमें चैलेंज यही है। अभी रिसेंटली भी जब अभी ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डेवोस का जो अभी चल रहा था, वहाँ पे मतलब यूरोपियन जो EU के जो पर्सन था, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह लीजिए पर्टिकुलर किसी कंट्री के, उन्होंने बांग्लादेश के बारे में हिंदू की जो मतलब लिंचिंग हो रही है या उसके बारे में उसने बोला, बट हमारे यहाँ से कोई ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शंस या कोई ऐसा अनाउंसमेंट या कोई ऐसा मतलब कभी नहीं हुआ। देखिए, हमें 10 साल में हमने जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके खिलाफ हमने अब तक क्या किया? एक ही स्टेप लिया है, हमने IPL में कोई खिलाड़ी को निकाल दिया, उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। उनको इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं, अडानी जो है इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, उनका पेमेंट भी नहीं होता है अभी। वो आई थिंक वो पेंडिंग है। कम से कम 1000 करोड़ रुपए जो है अडानी को नहीं मिले हैं, लेकिन हम उनकी बिजली भी नहीं काट रहे हैं। ठीक है, उनका जो 40% एक्सपोर्ट्स है वो इंडिया का है, वो नहीं कर रहे हैं। तो हम किसी भी तरीके से उनको पेनलाइज नहीं कर रहे हैं।
जब आप पेनलाइज नहीं करोगे, अपनी पावर को प्रोजेक्ट नहीं करोगे, अगेन जो मैंने शब्द यूज किया कि भाई इस जगह का गुंडा मैं हूं, तब तक वो क्यों डरेगा? वो अभी तो ये हालत है कि हम उससे डर रहे हैं। ये बोलते ठीक है इनके पास होंगे न्यूक्लियर बॉम्ब होगा इनके पास, लेकिन चलाना तो जानते नहीं है ना, इनको ये सबसे डर ही रहता है इनको। तो इस समय जो है बांग्लादेश बिना किसी मिलिट्री के होते हुए, बिना किसी उसके होते हुए हमको धमकाता रहता है हमको। तो जब तक आप पावर को प्रोजेक्ट नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा। तो हमें पावर को प्रोजेक्ट करना आना चाहिए। फिर यही गलती हमने 1300 साल पहले करी, जब जो ये टर्क्स थे इन्होंने सबने अपना बेस जो है वो अफगानिस्तान बनाया था। अफगानिस्तान आज से 1700 साल पहले, ये इवन आप कह लीजिए 1300 साल पहले भी पूरा बुद्धिस्ट और हिंदू कंट्री था। वो हिंदू रीजन था, बड़ा पीसफुल रीजन था। जब ये टर्क्स आए इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद, महमूद गजनवी से समझिए शुरू हुआ ये, तो वहां पे हमारे जो राजा थे वो अटैक कर सकते थे, अपनी पावर प्रोजेक्ट कर सकते थे, 4 राजा मिलके कि हम इस पे अटैक करेंगे, बट नहीं किया। एक ने किया था, एक जयपाल थे, उन्होंने किया, उन्होंने मिलके, वो उनका राज्य था पहले, तो राज्य को फिर वो गजनवी ने छीन लिया। तो 2-3 राजाओं ने मिलके उस पर अटैक किया, लेकिन हार गए उसमें, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी गड़बड़ थी। इस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि क्यों बैटल्स में स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट होती है। तो वो हमारी स्ट्रेटेजी गड़बड़ थी, इसलिए हार गए। लेकिन उसके अलावा वो एक स्ट्रे केस हुआ। बाकी केस में हमने कभी भी अपनी पावर प्रोजेक्ट करने की कोशिश नहीं करी कि हम इकोनॉमी, हम 25% जीडीपी हम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं उसको? हमने तो जो है वो अपने घर के जो है तहखाने में उनको बंद कर रखा है, सोने चांदी हीरे जवाहरात को, या हमने अपने मंदिरों में कर रखा है। आप उसका यूज ही नहीं कर रहे हो तो क्या फायदा उसका? वो कोई आएगा लूट के ले जाएगा। वही मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा जो कंटेंटफुलनेस एज ए नेचर जो हमारा बिहेवियर रहा है हिंदू जो कम्युनिटी का, वो हमेशा इस चीज को रखता है कि भाई जितना है आप उसमें संतोष रखिए। हाँ, एक्सपेंशन या किसी को उसके यहाँ से निकाल करके भगा देना, ये सब चीजें कभी नेचर में नहीं हुई। शायद उसको निगेटिव तरीके से जरूर एम्ब्रेस कर लिया लोगों ने। तो ये हुआ कि हमने तब भी जो है पावर को प्रोजेक्ट नहीं किया हमने, कि हमने मिलके अच्छी स्ट्रेटजी बना के उसको नेस्तनाबूद कर दें वहां पे जाके गजनी को, या जो बाकी उनका इकोसिस्टम है। हम 1000 साल पहले भी नहीं कर पाए, पाकिस्तान में हम अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। आए दिन अटैक करते रहते हैं वो लोग, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पर डे कोई ना कोई पंजाब में या कश्मीर में कुछ ना कुछ होता रहता है, आप सुनते रहते हैं वो सब, है ना। वो हमने कुछ किया तो अभी किया हमने ऑपरेशन सिंदूर में, 2 मिसाइलें गिरा के वहां पे। बाकी हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। हम चाहते तो उस समय और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमें क्या है कि हमें डर लगा रहता है कि यार वो अमेरिका कुछ ना बोल दे कि भाई तुम तो पीसफुल कंट्री थे, तुमने 2 बम गिरा दिए वहां पे। हम उसमें लगे, हम ये सोचते रहते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। तो हम कभी भी वो नहीं कर पाते अपने आप को डिफेंड। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंड वाली हमारी कभी वो रही नहीं है वो। तो ये पावर प्रोजेक्शन हमारा सबसे वीकेस्ट पॉइंट रहा है पॉलिटिकल थॉट का। हम जैसे चाइना ने वॉल बनाई, उन्होंने वॉल क्यों बनाई? प्रोटेक्शन या सेफ्टी। हाँ, तो उनका क्या है, अक्रॉस द बॉर्डर मंगोल जो थे वो बहुत अटैक करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि 2000 किलोमीटर लंबी दीवार उन्होंने बना दी। कब बनाई? 2000 साल पहले। हाँ, वहां से ट्रेवलर आते थे, वेनसांग आए, फायांग आए, आईसिंग आए, 50 और आए। उन्होंने बताया होगा आके भी, हमने देखो कितनी बड़ी वॉल बना रखी है हमने। बिल्कुल, है, सीखा नहीं उससे। हमने क्यों नहीं खैबर पास पे एक वॉल बना दी? वो तो 300-400 किलोमीटर की बनानी थी हमें भगवान ने जो ज्योग्राफी दी है वो ऐसी दी है कि 3 तरफ से समंदर है, एक तरफ हिमालय है, और एक तरफ वो काराकोरम की रेंज है जिसमें खैबर पास है। खैबर पास में जो है एक छोटा सा रास्ता है जहाँ से मतलब जहाँ से घोड़े आ सकते हैं, है ना। तो वो हम जो है वो उसको भी नहीं रोक पाए। एक छोटे से रास्ते को जो जिसको एचलेस हील बोलते हैं, वो हम कभी नहीं कर पाए। हम उसको प्लग नहीं कर पाए। हम दीवार नहीं बना पाए। चलो ठीक है, तो
दीवार नहीं बना पा रहे हो तो एटलीस्ट एक बटालियन रख दो टॉप पे, हाँ 2000 की फौज रख दो वहां पे कि भाई कोई नीचे से आए तो हमें दिखेगा, वो बहुत धीरे आएगा। वो 4000 मीटर पे है वहां पे टॉप पॉइंट जो है, 4000 मीटर बहुत ठंड होती है वहां पे, इसीलिए उसका नाम हिंदू कुछ रखा है। तो गजनबी जब हमारे लोगों को किडनैप करके ले जाता था तो आधे लोग वहां मर जाते थे, तो इसलिए उसका नाम हिंदू कुछ पड़ गया। अच्छा, हाँ, तो वहां पे हम अगर टुकड़ी रख देते 1000-2000 लोगों की, अपने सैनिक रख देते तो जो हम आज टुकड़े हमारे नहीं हुए होते हैं। अभी भी वैसे ही है। मुझे लगता है स्ट्रेटजी आप देखिए, ये जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच का जो बॉर्डर है वो भी कितना पोरस है। हाँ, अभी भी आपने इस चीज को कितनी ओपन करके रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो फिर वो बोलते हैं कि वहां से बांग्लादेशी जो है इंडिया में आ रहे हैं। हाँ, तो आएंगे इफ हाँ, द बॉर्डर इज पोरस। हाँ, तो बाद में अभी नहीं होकर के अब 50 साल के बाद की सिचुएशन सोचिए, अगर आपके यहाँ पे 10 करोड़ या 5 करोड़ इस तरह के लोग आ गए तो वो बाद में तो चैलेंज क्रिएट करेंगे ही करेंगे। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बाउंड्री बनना या वो जो इलेक्ट्रिफाइड फेंस बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है कि वहाँ बहुत सारी नदियां हैं, है ना, ब्रह्मपुत्र है, उसकी 50 ट्रिब्यूटरी है वहाँ पे, बहुत जगह ज्यादा भागों में पड़ गई है, तो पानी पानी है वहाँ पे। बंगाल और बांग्लादेश जो है वो पानी पानी ही है, उसमें 40% पानी है, इसीलिए वो लोग मछलियां ज्यादा खाते हैं उस ज्योग्राफी के कारण। हाँ, इसीलिए है क्योंकि इतनी मछलियां हैं तो वो उनका पेट फूड बन गया, उनका स्टेपल फूड जिसको बोलते हैं। तो वहां पे आप नदी बनाओगे, फ्लडिंग होती रहती है, तो वो इलेक्ट्रिफाइड फेंस जो है वो बार बार गिर जाएगी। कुछ किया है बट बहुत कॉस्टली है और मतलब कॉस्ट इफेक्टिव रहती है, वो बार बार गिर जाती है। वो आप उसको फेंस, आप उसको इलेक्ट्रीफाई नहीं कर सकते क्योंकि फिर अपने लोगों को ही करंट लगेगी। तो उसके लिए दूसरे रास्ते हैं उसके ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए। इनफैक्ट जो है वो आप एक तरीके से देखें, अगर कोई पावरफुल पर्सन देखे तो बांग्लादेश की ज्योग्राफी ऐसी है कि वो हर तरफ से हमसे घिरा हुआ है ना, ऑलमोस्ट। अब ये बांग्लादेश है, इधर बे ऑफ बंगाल है और ये आप हो, तो बेचारे का तो कचूमर निकल जाएगा वो। बट हो क्या रहा है, कचूमर हमारा निकल रहा है, वो हर तरफ से हमें परेशान कर रहा है। हमारे एक फ्रेंड थे, उनकी 2-3 फैक्ट्री थी कॉटन की वहाँ पे, टेक्सटाइल फैक्ट्री, आरएमजी सेक्टर। हाँ, टेक्सटाइल उनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था या शायद अभी भी है। रेडीमेड गारमेंट सेक्टर उनका, मतलब उसी से उनको लगभग $200 बिलियन का रेवेन्यू होता है। तो उनकी वहाँ पे फैक्ट्री थी, वो बनाते थे। 2015 में जो है वहाँ पे उनको डिटेक्ट हुआ कि ये बहुत ज्यादा वहाँ पे ये लोग जो है वो फैनेटिक होते जा रहे हैं, अनरेस्ट टाइप का शुरू हो गया था। तो उन्होंने बोला कि यार इससे पहले की और बढ़े, उन्होंने जितने भी दामों में अपनी फैक्ट्री बिक रही थी बेच के वो भाग गए। वो नहीं वैसे था, we also have had a setup there। अच्छा, up to 2017-18। अच्छा, हाँ, और उसके बाद I think we also exited अच्छा in terms of our operations there। ओके। तो ये है, तो ये आपका तरीका है कि आपको डरा के रखना है अपने पड़ोसियों को। मालदीव्स है, तो बांग्लादेश में आपको फिर भी एक है, मालदीव्स है, उसकी टोटल पॉपुलेशन लाखों में है। आपके खिलाफ जो है, आपके राजा के खिलाफ वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है, आपका खून ही नहीं खोलता आपका किसी को कुछ है नहीं, फिर उसको बुला के जो है उसको फूल मालाएं पहना रहे हो आप। तो इससे जो बाकी लोग क्या सोचते हैं कि यार ये बड़ा कमजोर राजा है, ये ठीक है, इसने एक आध राफेल रख रखे हैं, बिग रख रखे हैं, बट ये ऐसे ही है, इसके चला नहीं सकता ये भी अच्छा पर्सपेक्टिव है सर, मुझे लगता है कि यही पर्सपेक्टिव है जो मालदीव सोच रहा है, जो बांग्लादेश सोच रहा है। वहां के लोग बोलते हैं कि यार ये जो राजा है आपका बड़ा कमजोर है, ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हम लोग जो है ये इस स्लेवरी के कारण क्या हुआ कि जो साइकोलॉजी का एक टर्म होता है रिस्क एवर्स, हम लोग रिस्क एवर्स हैं। हम लोग मुझे याद है कि बचपन में जो है जब हम कभी लड़ाई हुई अपने दोस्तों से या मैच खेलते समय या तो हमारे माँ बाप बोलते थे या पड़ोसी बोलते थे बेटा लड़ना नहीं है ना। तो हमको बचपन से ही सिखा दिया गया है कि लड़ाई को जितना हो सकता है अवॉइड करो, टालो उसको, लड़ो मत। बात तो सही है ना, नहीं जाता है। आपको भी बताया गया होगा डेफिनेटली, मेरे साथ मैं बात करता हूँ, यही बात मैं काफी बोलता हूँ। तो मैंने अपनी बेटी को भी यही सिखाया है, भैया बेटा लड़ना नहीं है अननेसेसरली, है ना। सब जगह पे यही है,
दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनका ठीक उलट है, बेटा काफिर से पिट के नहीं आना है। हाँ, ये टर्म यूज करते हैं। मेरे जो ऑफिस में है जो वो लोग बोलते हैं कि भाई ये रहता है। पाकिस्तान वाले भी बोलते हैं कि भैया ये इंडिया से क्रिकेट मैच में हार के नहीं आना है। हार के जाते हैं तो वो दूसरे एयरपोर्ट से दूसरे रास्ते से निकलते हैं वो लोग फिर। तो उनका ठीक उल्टा है। वो लोग क्या है कि वो लोग दे एक्सेल इन फाइटिंग। उनको एक ही चीज आती है, लड़ना। उनको तलवार चलाना आता है, उनको वो तलवार चलाना जानते हैं और वो तलवार चलाना चाहते हैं। तो ये तीन चीजें जो हैं ये उनके धर्म में लिखी गई हैं। वो उसको भली भांति इम्बाइब करते हैं, वो पढ़ते हैं। उनका मुल्ला जो है, मौलाना जो है, हर रोज बोलता है। उनके घर पे भी यही है, इसलिए वो लड़ता है। ऐसे एक और पार्ट है, जैसे आपने बुक लिखी है नॉट जस्ट कोहिनूर, जो लेटेस्ट आपकी बुक है, तो उसमें क्या है, हिस्टोरिकल एविडेंस के बेसिस पे ये तो क्लियर है कि मतलब ब्रिटिशर्स ने कोहिनूर एज ए जो हीरा है वो यहाँ से वहाँ ले गए। उसका कुछ रीज़न भी है और सब कुछ लिखा हुआ डॉक्यूमेंटेड है। अब रिसेंटली ये बातचीत हो रही कि वो वापस लाने के लिए इंडिया काफ़ी टाइम से वो कर रहा है। अब वो शायद ऐसा हो रहा है कि उन्होंने एग्री कर रहे हैं कि हाँ हम उसको वापस कर देंगे। तो ऐसे केसेस में जितनी भी हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, जो हमारे पहले क्या ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज थी, अब हम श्रिंक होकर के कश्मीर से वो हो रहे हैं, तो क्या ऐसे हिस्टोरिकल एविडेंसेस के बेसिस पे कैन वी हैव दैट एक्सपेंशनिज्म एज ए फिलोसफी गोइंग फॉरवर्ड? अभी शायद नहीं, बट आई थिंक जब आप पावरफुल बन जाते हैं तो शायद फिलोसफी भी चेंज हो जाती है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो भी चेंज हो जाती है। जब आप पावरफुल नहीं होते हैं, व्हेन यू हैव दैट स्ट्रगल इन हाउस टू कीप योर पीपल एटलीस्ट फीड, तो वो क्या सिचुएशन में आप बाहर सोचते नहीं हैं, आप अंदर ही सोचते रहते हैं। तो जब आप ये मान के चल रहे हैं कि जैसे जो प्रोजेक्शंस हैं उसके हिसाब से 2028 तक इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट पावर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपने आप उसी सिचुएशन में कि क्या हिस्टोरिकल एविडेंसेस आपको इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउ करते हैं कि आप यू कैन आस्क व्हाट वी हैव लॉस्ट? अगेन वही बात हो रही है कि जैसे अभी आपने बोला कि हम थर्ड इकोनॉमिकली पावरफुल हो जाएंगे 2-3 साल के अंदर, तो हमारी सरकार भी यही सोचती है। अगेन फिर से मैं 2000 साल पहले का रिलेट करूंगा। हम पहले भी यही सोचते थे कि यार जो मेन जो है लाइफ का पार्ट है एंजॉयमेंट, और एंजॉयमेंट कहाँ से आता है? प्राइम मूवर जो है उसका मनी है। आफ्टर ऑल हम बाकी चाहे जो लोग जितना भी बोलते रहे, जो खुशियां हैं वो पैसे से आती हैं, है ना? बिना इस पे आप सहमत हो नहीं हो? आप पहले ये बताओ, आपके शक्ल से लग नहीं रहा है। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि ये दोनों तरीके हैं, बिल्कुल पैसे से भी आती हैं, एंड देन हाउ गुड यू फील एज ए, जैसे मुझे लगता है कि मैंने आपकी बुक से एक वो नरेशन भी पढ़ा है, अलेक्जेंडर वर्सेस साधु वाला जो कंपोनेंट है, कि अलेक्जेंडर सब कुछ जीत करके फिर वो साधु के पास गया और साधु ने उससे उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे, तो साधु ने पूछा कि अगर तुम मतलब ये जीत जाते तो तुम क्या करते? फिर उसने बताया कि मैं अपने साम्राज्य में बैठता। फिर उसने बताया कि आपने इतने सारे कंट्रीज के ऊपर इन्वेजन करके और फिर उनको जीत लिया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसने बताया कि मैं इतने सारे लोगों को स्लेव बना करके ले जाऊंगा। फीमेल को क्या करेंगे? उनको एंटरटेनमेंट बना करके ले जाऊंगा। उसके बाद क्या करेंगे? तो फिर अलेक्जेंडर ने बोला कि मैं आई सिट बैक एंड रिलैक्स। तो साधु ने बोला कि वो तो मैं अभी कर रहा हूँ। तो वो उस लेवल पे पहुंचने के लिए, साधु के लेवल पे पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा साधना करनी पड़ेगी। आपका माइंडसेट वैसे डेवलप होना पड़ेगा कि आप उस लेवल पे जाके सोच सको। वो बड़ी एलिवेटेड, बड़ी इनहेंस्ड जो है, जब आपकी कुंडली जब जागृत होगी तब आप वैसा सोच सकते हो, है ना? वो साधु सोच सकते हैं। आप अगर चाहो 100% पॉपुलेशन वैसे सोचने लगे तो वो फिर सबके सर तन से जुदा होंगे। तो पूरी जो एक सोसाइटी होती है उसमें सबका अपना स्थान है। तो जो इनहेंस्ड, जो एडवांस सिविलाइजेशन होती है उसमें वो साधु जो उस टाइप के हैं, जो अलेक्जेंडर की जो स्टोरी है, वो 3 से 4% होने चाहिए। अच्छा, ठीक है। 10% आपके क्षत्रिय होने चाहिए, सोल्जर्स होने चाहिए। 50% जो है आपके ट्रेडर्स होने चाहिए।
फिर बाकी जो ट्रेडिंग को जो अलाइव करते हैं वो होने चाहिए, और 2 या 3% जो है वो पॉलिटिकल और वो सब होने चाहिए। तो ये एक थंब रूल मेरे हिसाब से है जो किसी भी एक सिविलाइजेशन को जिंदा रखने में, सस्टेन करने में, उसको सर्वाइव करने में जरूरी है। 100% साधु बनेंगे उस टाइप के तो सिविलाइजेशन नहीं चल पाएगी। हमारा वैसे ही हाल हुआ कि हम सब के सब वो साधु बनने में जुट गए, साधु बनने में लगे या फिर ट्रेडिंग करने में लग गए। जो क्षत्रिय पार्ट था, जो सोल्जर पार्ट था, वो हम भूल गए कि यार ये बाकी लोग कर रहे हैं, वो तो जब तक हमारी बॉर्डर सुरक्षित नहीं है तो कोई भी आके इनको मार देगा उनको। तो साधु भी चले गए, ट्रेडर्स भी चले गए, हमारा लैंड भी चला गया, हमारी जो महिलाएं थी वो भी चली गई हैं। उनके साथ क्या क्या हुआ तो उसको तो बयान भी नहीं कर सकता मैं। तो इसलिए जो है एक कंपोनेंट रहता है, एक इकोसिस्टम रहता है, उसमें परसेंटेज होना चाहिए। तो अभी अगेन जो है हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की, तो जो मेन है वो वेल्थ है। तो वेल्थ से ही अधिकतर खुशियां डिराइव होती हैं। आप बीमार पड़ गए, आपके पास पैसे ही नहीं है डॉक्टर के पास जाना है, आप जो है स्वस्थ सुधार जाओगे, आपके जो फैमिली वाले हैं वो रोते रहेंगे, उनके पास इंश्योरेंस नहीं होगा, इंश्योरेंस देने के लिए प्रीमियम होना चाहिए, ठीक है। वो इकोनॉमिक स्ट्रगल भी होगी, उनकी सोशल स्ट्रगल भी होगी, हर तरीके की स्ट्रगल होगी। तो मेन जो प्राइम मूवर होता है वो होता है मनी। हाँ, तो एक्सपेंशन जो है अभी हम ऑलरेडी 4th जीडीपी वाले हैं हम, ठीक है। 4th जीडीपी में भी कमेंसुरेट जो पावर प्रोजेक्शन है वो नहीं है। हम नहीं प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं कि भाई हमें मानो हम गुंडे हैं, अरे मानो तो सही। तो वो बांग्लादेश बोल रहा है मैं क्यों मानूं, आपने अभी तक कोई चलाई नहीं, तलवार नहीं चलाई आपने, तलवार चलाना तो उठाई तक नहीं आपने, मैं क्यों मानूं। तो ये पावर प्रोजेक्शन आपको करना पड़ेगा, और पावर प्रोजेक्शन बड़ा आसान है इंडिया के लिए, जो इंडिया के अगेन जो है ज्योग्राफी पे डिपेंडेंट है। आप जाके मालदीव्स पे जो है कब्जा कर लो। मालदीव्स पहले हमारा ही पार्ट था, दीव मतलब द्वीप है ना, जैसे लक्षद्वीप है ना, वैसे ही मालदीव है। हाँ, तो द्वीप वो हमारा पार्ट था, वो बाद में जाके मुस्लिम पहुंच गए, उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, वो अलग हो गया। तो मालदीव पे जाके कब्जा कर लो आप, बोलो भाई तुम जो है निकलो यहाँ से, हम रहेंगे। अभी तक हमारी आर्मी वहां पे उनको सिक्योरिटी देती थी, अभी हट गई है, पता नहीं क्या है वहां पर, बड़ा कंफ्यूजन सा है। तो वो कल को बोले, हम बोले कि ये हमारा राज्य है, ये अब 29th स्टेट है हमारा, 28 स्टेट है भी, 29वां स्टेट है ये। अभी हमारी आर्मी रहेगी, हमारी इंडियन रुपए चलेगा, हमारा जो है कम्युनिकेशन रहेगा, वो होगा पावर प्रोजेक्शन। बाकी लोग डरेंगे, अरे यार इंडिया जो है, इंडिया हैज नाउ अराइव्ड जिसको बोलते हैं। करना चाहिए, मतलब करना चाहिए, तो एनेक्स करना चाहिए, सब कर रहे हैं। आज की डेट में चाइना बोल रहा है हांगकांग मेरा है, ताइवान मेरा है। हांगकांग तो खैर उसका है ही, वो ताइवान पे बोल रहा है कि ताइवान मेरा है। आए दिन धमकाता रहता है, हम तो धमका ही नहीं रहे हैं। हाँ, हम कुछ नहीं ना, वो बोलता है अरुणाचल प्रदेश में रहा है, हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप बोल देते हैं, हम नहीं हमारा ही है, हम सिर्फ इतना कर पाते हैं। तो आप इतना बोलने लगे हैं हाँ कि नहीं हमारा है, नहीं तो पहले तो यही नहीं बोलते। हाँ, लद्दाख पे आधा उसके पास है, चाइना के पास कुछ नहीं कर पाए हम। नेहरू जी बोलते हैं कि नॉट ए सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, उसको दे दिया उसको। तो आपको ये पावर प्रोजेक्शन करना है। जब आप ये पावर प्रोजेक्शन करोगे तब जो हमारे ये डायमंड्स हैं, तब लोग आपको सुनना शुरू करेंगे, अच्छा यार अभी क्या बोल रहा है ये, सुने तो सही ये क्या बोल रहा है। हाँ, मुझे भी लगता है कि शायद ये सिचुएशन आएगी, जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि वी वर सो मच स्ट्रगलिंग इन टर्म्स ऑफ मे बी आई थिंक हमारे जो इंटरनल इश्यूज हैं उसको ही रिजॉल्व करने में लगे हुए थे, या जो गवर्नमेंट का भी एस्टैब्लिशमेंट देखिए आप, अब जाकर के 11-12 साल 15 साल तक का जो एक स्ट्रेंथ आई है, अदरवाइज तो हर साल यही चेंज होता रहता था, या वो चेंज हो गया। ऑल्दो इसके पहले 10 साल तक कांग्रेस थी, पर आई थिंक फोकस कुछ और था, या फोकस था भी था, तो मतलब पिछले 25 सालों में ही सब कुछ स्टैब्लिश हुआ। उसके पहले तो वी वर ऑल स्ट्रगलिंग इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ अपने जो मतलब प्रोजेक्शंस और सब चीजों के लिए ही स्ट्रगल करते थे। तो स्पेशली अगर हम डायमंड्स की बात करें तो एक कोहिनूर डायमंड जो है उसकी क्लियर कट मतलब पेरेंटेज है कि वो इंडियन है, है ना। हालांकि पाकिस्तान बोलता है कि भाई अब तो रणजीत सिंह जो लाहौर के थे, उनकी राजधानी लाहौर थी, बोले लाहौर में बहुत टाइम तक रहा है तो मेरा है। पर्शियंस बोलते हैं कि नादिर शाह लूट के लेके आया था तो 30 साल हमारे पास रहा है।
फिर नादिर शाह से अहमद शाह अब्दाली के पास गया था अफगानिस्तान में, उसके यहाँ 30 साल रहा, तो अफगानिस्तान में मतलब मुझे भी चाहिए। डलहौजी का जो ग्रेट 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 सन है, तो वो बोलता है डलहौजी जो है वो मेरे दादाजी के पास जो है वो 2 साल रहा, मेरे उनकी पॉकेट में पड़ा रहा वो, तो ये तो मेरा है। वो अंग्रेजी है, वो डलहौजी का बेटा जो है अभी। तो सब लोग मान रहे हैं, और ये ब्रिटिशर्स जो हैं जबरदस्ती ये क्रिएट करवा रहे हैं कि मल्टीपल पेरेंटेज लोग क्लेम करें, ताकि ये वो बोल पाए कि भाई वो भी मांग रहा है, वो भी मांग रहा है, वो भी मांग रहा है, तो मैं तुमको ही क्यों दूं मैं। हाँ, है ना, तो बंदर पाठ वाली बात हो गई है। उन्हें 10 क्लेमनेंट है, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं मेरे यहाँ सेफ है वो। तो इसके लिए जो है फिर अगेन आपको एक तो क्लियर कट आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा इस चीज के लिए कि मैक्सिमम टाइम हमारे पास रहा है, हमारी खदानों से निकला है, गोलकुंडा की खदान से ये इस टाइम पे निकला है, तो ये कोहिनूर जो है ये हमारा है, राइट। तो एक तो ये है नंबर 1। नंबर 2, पहले हम ये क्लेम ही नहीं कर रहे, तो मैंने इसकी हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि एक दो चीजों को छोड़ के जो है हम कभी एक दो टाइम को छोड़ के हमने कहीं पे भी फोर्सफुली नहीं बोला है कि कोहिनूर हमें वापस करो। आज भी जो गवर्नमेंट जो है, प्रेजेंट गवर्नमेंट 2017 में कुछ सुप्रीम कोर्ट में गया था मामला, किसी ने कोई एसोसिएशन बनाई हुई है, तो उसने बोला कि गवर्नमेंट को फोर्स किया जाए कि कोहिनूर क्लेम करे। तो गवर्नमेंट ने जो है वो एक वकील को भेजा जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, आई थिंक मुझे सही से नाम याद नहीं, बट वो शायद वेणुगोपाल थे, के वेणुगोपाल, बट हो सकता है कि कोई और हो। तो उन्होंने बोला कि भाई हम क्लेम नहीं कर सकते कोहिनूर को, क्योंकि अंग्रेजों ने दिलीप सिंह से, जो रणजीत सिंह के बेटे थे, उनसे साइन करवाया था कि दिलीप सिंह ने ये उसको गिफ्ट दिया हुआ है। अच्छा, तो गिफ्ट को वापस नहीं दिया जा सकता, ऐसा अभी डिस्क्रिप्शन है, ऐसा हमारी सरकार 2016 में बोला। अच्छा, हाँ। फिर उनके 2-3 साल बाद जो है वो डेविड कैमरून आए, जो उस समय प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। हाँ, तो एक पत्रकार ने पूछा कि भाई आपके म्यूजियम में हमारा जो है कोहिनूर रखा है, प्लीज उसको वापस करो। तो कैमरून ने बोला कि भाई अगर अभी आप कोहिनूर मांग रहे हो, बाद में इजिप्ट वाले वो अपनी मांगेंगे, अपने फेरो की जो मम्मी रखी हुई वो मांगेंगे, वो मांगेगा, तो हमारा तो म्यूजियम ही खाली हो जाएगा, है ना। तो हमको नंबर 1 पहले हमको शोर मचाना है, हमको एक नॉइस क्रिएट करनी है, हर महीने दूसरे महीने कोई ना कोई डिफरेंट लोग बोले कोहिनूर वापस करो, कोहिनूर वापस करो, तब वो सुनना शुरू होगा। तब जब ये आप शुरू करोगे तो उसके 50-60 साल बाद कुछ नैरेटिव बनेगा, तब वो वापस करेंगे। ऐसा जो है वो बाकी चीजों के साथ हो रहा है, हमारी मूर्तियों के साथ। हमारी मूर्तियां जो हैं, जो चुरा ली गई थी पिछले 200 साल में, जो ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई हैं, जो लूवर म्यूजियम जो पेरिस में रखी हुई हैं, या वॉशिंगटन के स्मिथसोनियन म्यूजियम में रखी हुई हैं, तो बड़ी बड़ी इंडियन गैलरी है वहां पे जो चोरी से जो है गई हुई हैं। तो अगेन जो है, क्योंकि हम पावर प्रोजेक्शन जानते नहीं है, तो हमने एक एंटीक्विटीज एक्ट बनाया 1971 में, 1972 में, उस टाइम पे बनाया कि भाई जो आज के बाद जो मूर्तियां चोरी होंगी हम उनको क्लेम करेंगे, जो उस समय से पहले चली गई हम वो उनकी हैं। तो क्या हुआ कि जो वो मूर्तियां उस टाइम के बाद जो चोरी हुई हैं, स्मगल्ड हुई हैं, उसके लिए तो क्लेम करते हैं, उसके लिए तो हम क्लेम करते हैं। और मोदी जी थोड़ी बहुत जो है, आप फोटो देखते रहते होंगे, वो वापस आ रही हैं, है ना। बट वो क्या है कि वो लो हैंगिंग फ्रूट है वो, है ना, वो बहुत ज्यादा उनकी कलाकृति उसमें वो नहीं है, वो बहुत नई भी है वो मूर्तियां, 600-700 साल पुरानी है, जो 2000 साल पुरानी है, जो वो सब जो है वो वहीं पे हैं, वो वापस नहीं करते। बट स्टिल एक बिगनिंग हुई है वो। तो हमने मूर्तियों का एक एक्ट बनाया, हमने थोड़ा बहुत शोर मचाया कि वापस करो। अगेन आज भी जो है वो मूर्तियां जो हैं, अगेन जो 24 जनवरी है, हम इस समय बात कर रहे हैं, तो हमारे देश से 2 या 3 मूर्तियां पर डे जो हैं अभी भी चोरी होके बाहर जा रही हैं, स्पेशली उन मंदिरों से जहां पे पूजा नहीं होती है। वो सब जो है वो अनअटेंडेड मंदिर हैं, स्पेशली तमिलनाडु में, साउथ में ज्यादा इस तरह से। हाँ, स्पेशली तमिलनाडु में। एक तो तमिलनाडु में होस्टाइल स्टेट गवर्नमेंट रही है हमेशा से, पिछले 30-40 सालों से। तो वो चाहते हैं, और वो इसको वो भी करते हैं कि
ले जाओ भाई, एडवोकेट करते हैं, और कोई सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है। तो आज भी वो मूर्तियाँ जा रही हैं, तो कुछ पकड़े जाते हैं तो वो वापस आ जाती हैं, बट कुछ वापस आ रही हैं, तो वही हमें अपने डायमंड्स के लिए भी करना है। पहले शोर मचा एक्ट बनाना है कि हमें अपने डायमंड वापस चाहिए, फिर शोर मचाना है, फिर उसके 30-40 साल बाद जो है कोई ना कोई छोटा मोटा डायमंड वापस करेगा, कोहिनूर उसके बाद में वापस आएगा। तो ये बात हुई कोहिनूर की। ऐसे कम से कम नहीं तो 30-40 डायमंड उससे बड़े कोहिनूर को तो 2-3 भागों में उन्होंने काट दिया अंग्रेजों ने। बाकी डायमंड जो हैं वो भी काटे गए हैं, वो बट कम काटे गए हैं, और प्लस वो पॉपुलर नहीं है। वो मैंने अपनी नई बुक में लिखा है, नॉट जस्ट कोहिनूर में, कि वो डायमंड भी जो है वो अभी यूरोपियन और अमेरिकन म्यूजियम में रखे हुए हैं, बट उनकी पेरेंटेज जो है वो इंडिया का मानते भी नहीं है। हालांकि उन्होंने अभी आजकल जो है क्या है कि गोलकुंडा का बड़ा नाम है डायमंड्स का, कि सबसे प्योर गोलकुंडा डायमंड होते हैं। उनकी अपनी हिस्ट्री है और खून खराबे से आए हैं, तो डायमंड की मार्केटिंग भी होती है कि ये जो बड़े डायमंड होते हैं, स्पेशली अभी आजकल डायमंड से साउथ अफ्रीका में निकलते हैं पूरे विश्व में। तो वो भी जो डायमंड बेचते हैं वो गोलकुंडा डायमंड के नाम पे बेचते हैं कि ये इंडियन डायमंड है। अच्छा, जैसे कि पाकिस्तान बांग्लादेश वाले रेस्टोरेंट खोलते हैं लंदन में जाके, तो वो इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से खोलते हैं। आपने सुना होगा ना ये। तो वैसे ही वहाँ के डायमंड भी हैं कि साउथ अफ्रीका डायमंड नहीं है ये इंडियन डायमंड है। और इसमें जो है और नंबर 2 ये कर्स डायमंड है, मतलब श्रापित डायमंड है। इसमें जिसके पास में, एक बंदे के पास में था, वो उसकी बीवी मर गई, उसके बच्चे जो है पागल हो गए, तो जो कर्स है उससे वो इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती है। अच्छा, ये ऐसा है, ये मिस्टीरियस डायमंड है ये। अच्छा, हाँ, तो जो डायमंड अगर मान लीजिए 100 रुपए का है, आप उसको किसी भी तरीके से कर्स दिखा दो, या किसी बंदे को थमा के उसको गोली मार दो, ऐसा बहुत होता है डायमंड ट्रेड में। तो वो डायमंड जो है वो हमारे जो डायमंड थे, ऐसे कम से कम 20, 25, 30 डायमंड जो हैं वो यूरोपियन म्यूजियम में रखे हुए हैं, और वो मानते ही नहीं है कि वो इंडियन डायमंड है। तो उनके, मैंने वो किताब इसलिए लिखी है कि कहीं तो डॉक्यूमेंटेशन रहे कि वो डायमंड हमारे हैं। कहीं कभी किसी को खोजना हो 30-40 साल बाद, तो एक तरह की एविडेंस आपने क्रिएट किया। हाँ, तो उसको रेफरेंसेस साथ मैंने क्रिएट किया है कि ये डायमंड जो है ये हमारे हैं, और इसके लिए कुछ शोर मचना चाहिए, ताकि कभी कोई सरकार पढ़े तो कहीं पे। वेरी नाइस सर। आई थिंक आपके साथ जो डिस्कशन चल रहा है, इट इज वेरी कंटेजियस। हमें लगता है कि ये मतलब बढ़ता ही रहेगा। मे बी आई थिंक विल हैव अनदर राउंड ऑफ पॉडकास्ट विद यू। बट जो भी बुक्स आपने लिखी हैं, सर्टेनली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड वी आल्सो रिक्वेस्ट आवर ऑडियंस टू दिखा भी दीजिए लोगों को कि आप उनको जरूर फॉलो करें, देखें, खरीदें। ऑल बुक्स ऑफ जो सर की हैं वो अमेज़न पे ऑलरेडी लिस्टेड हैं। एक ये जैसे हमारे पास में है अ नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट, द सेकंड इज स्विफ्ट हॉर्सेस एंड शार्प सोर्ड्स। तो थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेंडिंग टाइम, और बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। आई एम श्योर लाइक हमारे जो ऑडियंस है उसको भी पसंद आया होगा। और मुझे लगता है कि आई ऑल्सो टोटली बिलीव व्हाट वी हैव डिस्कस एंड शेयर, क्योंकि जनरली क्या है कि जब हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो वी एक्चुअली लुक एट द बैकवर्ड ट्रेंड्स, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर ओनली एबल टू लुक एट द एविडेंसेस जो कि हो चुके होते हैं। तो उससे एक ट्रेंड भी पता चलता है, पैटर्न पता चलता है कि हाउ वी शुड बिहेव फॉर नेक्स्ट आई थिंक 100, 200 और 500 years later। तो वो एक अपने आप में एक सीख या नॉलेज भी देता है। और मुझे लगता है कि व्हाट यू हैव क्रिएटेड in terms of creating these evidences, they are very marvelous. We all should read. I also expect people to read and go through them. Thank you so much sir for sharing your knowledge and wisdom with us, and we'll also be sharing sir's LinkedIn ID and the links of the books on our channel. Please go through them, buy them, and subscribe our channel, like and follow. Thank you so much for your patience listening. Thank you so much sir, for your knowledge and